पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हान फेजी सोचती है इस इंसान की पावर बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके अटैक्स बहुत स्ट्रेंज थे। उसके अटैक्स का लेवल ट्रांसेंडेंस से कंपेयर हो सकता है। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन चाहे तुम कोई भी हो, जब तक हान माउंटेन सिटी के आसपास हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी। हान फेजी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे काम हो गया, लेकिन उसकी आंखों में सूमिंग के लिए एंगर अब भी थी और बहुत देर तक रही। अब आगे सूमिंग हीफुंग को पकड़कर तेजी से रेन फॉरेस्ट में भागता है। भागते भागते वो साउथ असंडर नाम की दवा खाता है ताकि उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाएं। वो पूरे एक दिन तक बिना रुके भागता है, फिर जाकर धीरे होता है। जैसे जैसे सूमिंग जंगल के अंदर जाता है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाता है। वहां उसे कई अजीब पौधे और जंगली जानवर दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन सूमिंग बहुत तेज है, इसलिए वो दूर से ही इन सबसे बच निकलता है। अब सूमिंग छोटे छोटे पहाड़ नहीं ढूंढता। जंगल में कई पहाड़ी गुफाएं हैं जहां वो आराम कर सकता है, लेकिन वहां बहुत मोटे मोटे पेड़ों के ठूंठ भी हैं। कुछ तो इतने मोटे हैं कि 10 लोग हाथ पकड़कर भी उसे घेर नहीं सकते। सूमिंग ऐसे ही एक बड़े पेड़ को ढूंढता है, फिर उसका अंदर का हिस्सा खाली करता है और वहां अपने रुकने की जगह बना लेता है। फिर वो रेड मेडो बिछाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। हीफेंग को साइड में लिटा देता है और खुद आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ जाता है ताकि अपनी चोटें ठीक कर सके। सूमिंग अपने घाव ठीक करते हुए एक स्टोन कॉइन हाथ में पकड़ता है और ब्रांडिंग आर्ट एक्टिव रखता है। अपने चारों तरफ 1000 फीट के एरिया में वो लगातार अपने आसपास अलर्ट रहता है। जब आसमान अंधेरा हो जाता है और बाहर पूरी तरह रात छा जाती है, सूमिंग अपनी आंखें खोलता है और बेहोश पड़े हीफेंग को गुस्से से घूरता है। हीफेंग पूरा जड़ी बूटियों से ढका होता है। अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो एक पौधे जैसा ही लगेगा। लोग उसके पास से गुजर भी जाएं तो भी पहचान नहीं पाएंगे कि वो कोई जिंदा आदमी है। सूमिंग थोड़ी देर हीफेंग को देखता है, फिर उसके माथे के बीचों बीच उंगली से दबाता है। तुरंत ही हीफेंग के माथे के बीच से एक हल्की सी लाइट की गेंद बाहर निकलती है। अगर ब्रांडिंग आर्ट न होती तो सूमिंग को यह लाइट दिखती ही नहीं। अब सूमिंग की आंखों के सामने वो हल्की लाइट में एक छोटा सा इंसान साफ दिखता है। वो छोटा इंसान असल में हीफंग ही है, लेकिन हीफंग के चेहरे पर बहुत डर है। वो कांपते हुए बार बार सूमिंग के सामने गिरता है, जैसे माफी मांग रहा हो। सूमिंग धीरे धीरे कहता है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कोई दर्द ना हो। जब दवा बना लूंगा तो तुम्हें मरने दूंगा और तुम्हारे लिए बदला भी ले लूंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। वो छोटा इंसान और भी जोर से कांपने लगता है। डर के मारे हीफंग अपना मुंह खोलता है और उसकी कमजोर सी आवाज सूमिंग के दिमाग में गूंजती है। हीफंग कमजोर आवाज में बहुत मिन्नत करते हुए कहता है, भाई शू, दया करो, मुझसे गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई इस बार। भाई शू, मुझे एक मौका दो, प्लीज एक चांस दो। सूमिंग अपनी दाहिनी हाथ की उंगली उठाता है और उसमें ब्रांडिंग आर्ट की एक लकीर इकट्ठी करता है। हीफेंग सूमिंग की यह हरकत देखकर जोर से चिल्लाता है। हर बार जब भी वो सूमिंग से टकराता है, उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब तो वो सूमिंग से बहुत डर गया है और जब वो सूमिंग के चेहरे पर गुस्सा देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। हीफेंग घबराते हुए कहता है, भाई शू, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें उस बड़े ट्रेजर की जगह नहीं मिलेगी। जो जगह मैंने पहले बताई थी वो फेक थी। सूमिंग ठंडी नजरों से हीफेंग को घूरता है और अपनी उंगली धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। उसकी यह स्लो हरकत हीफेंग पर और भी ज्यादा प्रेशर डालती है। यह वही प्रेशर है जो किसी की जान और मौत के बीच फंसे होने से आता है। हीफेंग को अब लग रहा है कि सूमिंग पहले से बहुत बदल गया है, जैसे उसने बहुत कुछ झेल लिया हो। हीफेंग जल्दी जल्दी बोलता है, मत मारो मुझे, मैं तुम्हें ट्रेजर दे दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। मुझे हान माउंटेन के एंसेस्टर की मौत वाली जगह के कुछ सीक्रेट्स भी पता हैं। ये बातें तो तीनों ट्राइब्स को भी पूरी तरह नहीं पता। सूमिंग की उंगली अब हीफेंग के बस 7 इंच दूर है। ये इनविजिबल प्रेशर हीफेंग को बिल्कुल तोड़ देता है और वो जल्दी से फिर बोलता है, मुझे रेड मेडो यानी लाल मैदान का सही तरीका पता है। मुझे मास का भी सीक्रेट पता है। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं। मुझे हान माउंटेन सिटी की तीनों ट्राइब्स के रिलेशन और हर ट्राइब के इंपॉर्टेंट लोग पता हैं। मेरे पास हान माउंटेन सिटी में एक घर है और पास में ही एक केव भी है। वो बहुत छुपी हुई है, कोई नहीं ढूंढ सकता। मैं तुम्हें दे दूंगा। हीफेंग अब और कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहा। वो कांपता है और देखता है कि सूमिंग की उंगली अब बस 3 इंच दूर है। हीफेंग घबराकर चिल्लाता है, मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे इस जगह की सारी बातें पता हैं। मेरी मदद से तुम यहां मछली की तरह, लाइक अ फिश इन वाटर। आखिर में हीफेंग चिल्लाता है,
उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे अब उसे कोई उम्मीद नहीं बची। सुमिंग की उंगली अब बस 1 इंच दूर रुक जाती है। सुमिंग धीरे से कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। हीफंग तुरंत आंखें खोलता है। उसकी आंखों में जीने की बहुत स्ट्रांग चाहत दिखती है, जैसे सुमिंग की यह बात उसकी आखिरी उम्मीद हो। हीफंग जल्दी से कहता है, तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो। मैं तुम्हें अपना मास्टर मान सकता हूं। यह बहुत इजी है। तुम ब्रांडिंग आर्ट को एक मार्क में बदलकर मेरे बॉडी पर लगा सकते हो। जब वो मुझ में मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे ब्रांडिंग आर्ट का हिस्सा बन जाऊंगा। फिर तुम्हें बस एक थॉट से ही मुझे मार सकते हो। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने वाला हूं। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। हम दोनों मिलकर श्वेनलुन को मार सकते हैं और तुम उसके बॉडी को पपेट बना सकते हो। हीफंग की बात पूरी होने से पहले सुमिंग अपनी उंगली उस छोटे इंसान के माथे के बीचों बीच रख देता है। हीफंग दर्द से चीखता है और सुमिंग की आंखों के सामने वो छोटा इंसान जल्दी जल्दी फीका पड़ने लगता है। कुछ ही सांसों में वो लाइट पूरी तरह गायब होने वाली होती है। जैसे ही वो गायब हो जाएगी, हीफंग सच में मर जाएगा। भले ही उसके बॉडी में थोड़ी जान बाकी हो, लेकिन हीफंग नाम का कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा। सुमिंग गुस्से में कहता है, अब भी तुम मुझे हार्म करना चाहते हो? हीफंग रोते हुए कहता है, नहीं, सच में नहीं। हीफंग की आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। आधी लाइट गायब हो चुकी है। उसके चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो छोटा इंसान पूरी तरह गायब होने वाला होता है, सुमिंग की आंखों में एक चमक आती है और वो ब्रांडिंग आर्ट से एक छोटा सा मार्क बनाकर उस लाइट में मिला देता है। हीफंग तुरंत ही गायब होने से बच जाता है। उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन उसकी खुली आंखों में जीने की खुशी और चाहत साफ दिखती है। वो कोई विरोध नहीं करता और लाइट को अपने अंदर मिल जाने देता है। जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, उतनी देर में उसका छोटा रूप फिर से स्टेबल हो जाता है और वो सुमिंग के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। इसी वक्त सुमिंग के दिमाग में एक नई थॉट आती है। वो थॉट जैसे हीफंग से जुड़ी हुई है। बस एक थॉट से सुमिंग उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुमिंग धीरे से हीफंग के छोटे रूप को देखता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम अब भी हार मानना नहीं चाहते। हीफंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं डेयर नहीं करूंगा। हीफंग फिर से सिर झुका लेता है। सुमिंग ठंडे अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। अगर तुम दिल से मेरी मदद करोगे तो 100 साल बाद मैं तुम्हें फ्रीडम लौटा दूंगा। हीफंग यह सुनकर तुरंत सिर उठाता है और सुमिंग को देखता है। हीफंग पूछता है, क्या यह सच है? सुमिंग ठंडे अंदाज में कहता है, हमारे बीच कोई डीप एनमिटी नहीं है। तुमने मेरे खिलाफ चाल चली थी और मैं बस खुद को बचा रहा था। मैं तुमसे लाई क्यों बोलूंगा? हीफंग चुप हो जाता है। उसे कड़वाहट महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में पक्का इरादा आ जाता है। हीफंग कहता है, मास्टर, आप मेरा मास्क मेरे स्टोरेज बैग से ले सकते हैं। यह मास्क मेरे एंसेस्टर की चीज की इमिटेशन है। भले ही यह उतना पावरफुल ना हो, लेकिन जब आप इसे पहनेंगे तो ब्रांडिंग आर्ट चलाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमिंग हैरान होकर पूछता है, स्टोरेज बैग, स्पिरिट स्टोन्स? हीफंग साइड में खड़े होकर समझाता है, यह कोई अजीब बात नहीं है कि आपको इसके बारे में नहीं पता। बहुत कम लोगों को इस बैग के बारे में पता है। मुझे भी यह तब पता चला जब मैंने अपनी ट्राइब के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा। यह मेरे एंसेस्टर की छोड़ी हुई चीज है। इसे स्टोरेज बैग कहते हैं। स्पिरिट स्टोन्स वो स्टोन कॉइन्स हैं जो हम बजर्कर ट्राइब वाले यूज करते हैं। सुमिंग हीफंग को एक नजर देखता है और अपने कपड़ों से वो पर्पल बैग निकालता है। फिर उसमें से मास्क बाहर निकालता है। हीफंग कड़वी हंसी के साथ ईमानदारी से कहता है, मास्टर, आप सच में बहुत कॉशियस इंसान हैं। अगर आपने ये मास्क पहले पहन लिया होता। हीफंग अपनी बात पूरी नहीं करता, लेकिन सुमिंग सब समझ जाता है। वो देखता है कि हीफंग अपने दाहिने हाथ से मास्क छूने की कोशिश करता है। तभी मास्क के माथे के बीच से भी हल्की लाइट निकलती है। जब वो लाइट हीफंग के बॉडी में जाती है तो उसके फीके बॉडी में फिर से थोड़ी जान आ जाती है। हीफंग धीरे से कहता है, मास्टर, प्लीज स्टोरेज बैग से एक रेड स्पिरिट स्टोन निकालिए। सुमिंग तुरंत नहीं निकालता, बल्कि हीफंग को देखता है और धीरे से पूछता है, तुम्हारी ये हालत क्यों है? हीफंग धीमी आवाज में समझाता है, मुझे खुद भी ठीक से समझ नहीं आता। ये सब ब्रांडिंग आर्ट लंबे समय तक यूज करने के बाद हुआ है। हमारे एंसेस्टर्स के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र है। इसे स्पिरिट बॉडी कहते हैं। यह बहुत वीक है, लेकिन सिर्फ वही लोग जिनकी ब्रांडिंग आर्ट बहुत आगे बढ़ चुकी है और जो ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंच गए हैं, उन्हीं के पास ये होती है। अगर हम बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक पहुंच जाएं, तो ब्रांडिंग आर्ट वाले लोगों की स्पिरिट को स्पिरिट इन्फेंट कहते हैं। अगर बर्सर्कर और भी पावरफुल हो जाए
और लेजेंडरी बर्सर्कर सोल रियल्म तक पहुंच जाए तो उसे ओरिजिन स्पिरिट कहते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर एंशिएंट रिकॉर्ड्स तीनों ट्राइब्स ने सीज कर लिए थे। जो बचे थे वो शुआनलोन चुरा ले गया, वरना आप भी देख सकते थे, हीफंग धीरे से कहता है। सुमिंग थोड़ी देर चुप रहता है। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और पूछता है, तुमने रेड स्पिरिट स्टोन क्यों मांगा? हीफंग भरोसे के साथ कहता है, मास्टर चिंता मत करो, मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है और हमने 100 साल का प्रॉमिस भी किया है। मैं आपको बिट्रे नहीं करूंगा। मैं वो रेड स्पिरिट स्टोन यूज करना चाहता हूं ताकि अपनी स्पिरिट बॉडी उसमें मिला सकूं, फिर उसकी पावर से मास्क में घुस सकूं। अगली बार जब आप मास्क यूज करेंगे तो ब्रांडिंग आर्ट चलाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब वो रेड स्पिरिट स्टोन टूट जाए तो दूसरा लेना पड़ेगा। इस मास्क में एक और खासियत है, ये इंसान की प्रेजेंस बदल देता है। मैंने इसे 2 बार यूज किया है और जिसने भी मुझे इसे यूज करते देखा वो अब जिंदा नहीं है। आप भी अगर इसे पहनेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग आपको मुझसे जोड़ेंगे। मैं मास्क में रहकर अपने एक्सपीरियंस से आपकी मदद भी कर सकता हूं। हीफंग बहुत सोच समझकर अपनी बात रखता है। अब वो फिर से शांत और समझदार हीफेंग बन गया है। सुमिंग की आंखों में चमक आती है। वो हीफेंग को घूरता है, फिर काफी देर बाद अचानक बोलता है, जरूरत नहीं, मैं तो स्टोन कॉइन्स यूज करने का आदी हो गया हूं। मास्क का मैं और भी काम लूंगा। और तुम्हारी रहने की जगह के बारे में। सुमिंग अपने दाहिने हाथ को हवा में घुमाता है और तुरंत ही विंग्स ऑफ द मून की बहुत सारी सोल्स वहां आ जाती हैं। कोई आउटसाइडर इन्हें नहीं देख सकता, लेकिन हीफंग इन्हें देखते ही डर जाता है। फिर भी हीफंग रेजिस्ट नहीं करता। वो सोल्स उसके पास आकर उसे घेर लेती हैं और एक स्ट्रॉन्ग सील बना देती है, फिर सुमिंग के बॉडी में वापस चली जाती हैं। विंग्स ऑफ द मून की इतनी सारी सोल्स के साथ सुमिंग को अब हीफंग से कोई खतरा नहीं लगता। ऊपर से सोल्स की सील से हीफंग का बाहरी दुनिया से कनेक्शन भी कट जाता है, जिससे वो सुमिंग के कुछ सीक्रेट्स नहीं जान सकता। ये सब करने के बाद सुमिंग के चेहरे पर फटीग आ जाती है। हीफेंग के साथ पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ उसने सुमिंग को थका दिया है, सिर्फ बॉडी से नहीं, दिल से। सुमिंग बुदबुदाता है, यहां सुरक्षित होना चाहिए, और ब्लैक मास्क को वापस रख देता है। सुमिंग अपनी आंखें बंद करता है और मेडिटेशन में डूब जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। साउथ असेंडर की मदद से सुमिंग के शरीर की इंजरीज ठीक हो जाती हैं। सुमिंग आधा दिन चुपचाप सोचता है, फिर यहां से जाने का विचार छोड़ देता है। वह पेड़ के तने में ही रुकने का फैसला करता है। उसके चारों ओर रेड मेडो 100 फीट तक फैल जाता है। जब वह जगह पूरी तरह ढक जाती है तो सुमिंग छुप जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने गुजर जाते हैं। सुमिंग ज्यादा दूर नहीं जाता। वह पेड़ के तने में माउंटेन स्पिरिट लेकर अपनी पावर बढ़ाता है। इन महीनों में वह अक्सर हीफेंग से बात करता है और बहुत कुछ सीखता है। उसे हीफेंग के पिछले कुछ सालों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं, जिन पर वह खुद प्राउड करता है। रेड मेडो यानी लाल मैदान 100 फीट के दायरे में ही रहता है। हीफेंग ने सुमिंग को बताया था कि मेडो तब और फैल सकता है जब यह काफी फ्लैश और ब्लड अब्सॉर्ब कर ले, लेकिन उसने यह भी बताया कि मेडो फैलते ही यह कंट्रोलर की ची बहुत तेजी से अब्सॉर्ब करने लगता है। इतनी तेज अब्सॉर्प्शन रेट कोई आम इंसान सहन नहीं कर सकता, और जितना बड़ा मेडो उतनी ही ज्यादा अब्सॉर्प्शन रेट। हीफंग इसे सहन नहीं कर पाया, इसलिए वह इसे रेयरली यूज करता था। हीफंग यह भी बताता है कि बीस्ट स्किन से बना मेडो पहले 10 एली के घेरे में फैल जाता था, लेकिन उस समय एल्डर और हन माउंटेन ट्राइब के कुछ ही लोग इसकी ची अब्सॉर्प्शन रेट सह सकते थे। बाकी सबकी सी 1 ही पल में अब्सॉर्ब हो जाती थी और वे मर जाते थे। एल्डर और बाकी लोग भी इस रेड मेडो को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते थे। समय के साथ बीस्ट स्किन से बना यह रेड मेडो विदर होने लगा और हान माउंटेन ट्राइब के और लोग इसे यूज करने लगे। लेकिन जैसे जैसे मेडो छोटा होता गया, इसका यूज सिर्फ डिफेंस के लिए रह गया और किसी काम के लिए नहीं। यह सब सुनकर सुमिंग को क्यूरियोसिटी होती है। उसने 1 साल से लगातार रेड मेडो यूज किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेडो उसकी ची अब्सॉर्ब कर ले। फिर भी सुमिंग ने यह बात सिर्फ अपने मन में रखी, हीफेंग से नहीं पूछी। सुमिंग को बीस्ट स्किन से बने इस रेड मेडो की ओरिजिन के बारे में भी पता चलता है। जैसा कि उम्मीद थी, यह हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर की छोड़ी हुई चीजों में से 1 थी, लेकिन बहुत कम लोग इसकी हॉरिफाइंग अब्सॉर्प्शन रेट सह पाते थे, इसलिए यह धीरे धीरे फॉरगॉटन हो गई। सुमिंग को कुछ और भी पता चलता है जो वह समझ नहीं पाता। जब भी वह बीस्ट स्किन से बना रेड मेडो फैलाता है, उसके दिमाग में जो इल्यूजन आता है वह हीफेंग या किसी और ने कभी महसूस नहीं किया। हान माउंटेन ट्राइब की कई जनरेशंस में भी किसी ने ऐसा नहीं बताया। सब हीफेंग जैसे ही थे, वरना कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता। सुमिंग सोचता है, या तो हीफेंग मुझसे कुछ छुपा रहा है, या फिर मेरा इस बीस्ट स्किन से बने रेड मेडो से कोई खास कनेक्शन है। सुमिंग कारण नहीं समझ पाता, बस यही 2 वजहें सोच पाता है। फिर भी वह कॉशियस रहता है।
वह मेडो का एरिया बढ़ाने के लिए और क्रीचर्स नहीं ढूंढता, लेकिन हान माउंटेन सिटी के नीचे कैनियन में मरे हुए एंसेस्टर के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। इन महीनों में सुमिंग के शरीर में ब्लड वेन्स काफी बढ़ जाती हैं। इसकी वजह सिर्फ बाहर के खतरे नहीं, बल्कि जंगल के गहरे हिस्से में बढ़ती मियास्मा भी है, जिससे उसकी ची सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। लगातार सर्कुलेशन के कारण उसके शरीर में ब्लड वेन्स बढ़कर 370 के आसपास हो जाती हैं। वह 8वें लेवल के लिए जरूरी 399 वेन्स के करीब पहुंच जाता है। फिर भी माउंटेन स्पिरिट का इफेक्ट अब बहुत कम हो गया है। सुमिंग के हिसाब से यह पिल अब बस 20 के करीब वेन्स और बढ़ा सकती है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हीफंग के शरीर से बने मेडिसिनल कॉल्ड्रन में हर्ब्स इन महीनों में अच्छे से ग्रो हो रही हैं और अब वे यूज के लायक हो गई हैं। अगर उसके पास 1 बीस्ट बोन और 3 हर्ब्स और होती तो वह पिल बनाना शुरू कर सकता था। जंगल के गहरे हिस्से में उसका लाइफ बहुत क्वाइट है। जब से सुमिंग साउथ मॉर्निंग की लैंड पर आया है, उसने ज्यादातर समय अकेले ही बिताया है और अब वह इस लोनलीनेस का आदी हो गया है। वह चुपचाप पेड़ के तने में ट्रेनिंग करता है और 3 महीने और बीत जाते हैं। one दिन उसके शरीर में ब्लड वेन्स 398 हो जाती हैं। उसकी आंखें बंद हैं और उसका शरीर ब्लड रेड लाइट से चमक रहा है। यह लाइट इतनी तेज है कि लगभग पेड़ के तने को चीर देती है। अगर रेड मेडो ने उसे नहीं छुपाया होता तो बाहर के लोग यह लाइट साफ देख सकते थे। यह ज्यादा देर नहीं चलता और 399th वेन उसके शरीर में उभर आती है। जैसे ही वह आती है, सुमिंग के शरीर से 1 जबरदस्त प्रेजेंस फूट पड़ती है। इस प्रेजेंस के साथ ही सुमिंग अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर काल्म लुक होती है। वह ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 8वें लेवल पर पहुंच जाता है। सुमिंग बुदबुदाता है। 4 साल हो गए जब से वह साउथ मॉर्निंग की लैंड पर जागा था। उसने 7th लेवल से 8th लेवल तक पहुंचने में 4 साल लगाए। यह स्पीड तेज नहीं थी, लेकिन ज्यादातर समय उसकी इंजरीज हील करने में ही चला गया। सुमिंग सोचता है, माउंटेन स्पिरिट का इफेक्ट 1 महीने पहले खत्म हो गया जब 397th वेन आई थी। इस महीने मैंने माउंटेन स्पिरिट पर डिपेंड नहीं किया और बहुत धीरे धीरे 2 वेन्स और बढ़ाई, तब जाकर 8th लेवल मिला। सेल्फ कल्टीवेशन का रास्ता वाकई मुश्किल है। वह अपने शरीर में ची की स्ट्रेंथ को महसूस करता है और उसके चेहरे पर रेजोल्यूट लुक आ जाती है। सुमिंग सोचता है, चाहे कुछ भी हो, पिल्स की मदद से भी 1 लिमिट तक ही पहुंचा जा सकता है। मैं सिर्फ उन पर डिपेंड रहकर पीक तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा ही है कि माउंटेन स्पिरिट का इफेक्ट खत्म हो गया। अब मैं उस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहूंगा। वैसे भी मेरे पास बजर्कर ब्लड की 2 ड्रॉप्स और हैं। ये दोनों ड्रॉप्स मेरी वेन्स में फिर से काफी बढ़ोतरी कर सकती हैं। उसके बाद मुझे ब्लड बर्निंग करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। पता नहीं 5th बार ब्लड बर्निंग करने पर मेरी वेन्स कितनी बढ़ेंगी। सुमिंग को ब्लड बर्निंग की माइट का एक्सपीरियंस है। पिछली बार उसकी वेन्स कई गुना बढ़ गई थीं, लेकिन साथ ही इस आर्ट को करना बहुत मुश्किल और डेंजरस भी था। सुमिंग कुछ देर चुपचाप सोचता है, फिर अपने स्टोरेज बैग से 1 स्मॉल बॉटल निकालता है। वह बॉटल को देखता है और उसकी आंखों की ठंडक मेल्ट हो जाती है। उसकी जगह जेंटलनेस और नॉस्टैल्जिया ले लेती है। यह स्मॉल बॉटल उसे एल्डर ने खुद दी थी। इसमें विंडस्ट्रीम ट्राइब के एल्डर जिंगनैन का बर्जकर ब्लड था। सुमिंग बॉटल पकड़ता है और आंखें बंद कर लेता है। उसे एल्डर, अपनी ट्राइब, ले चेन, श्याओहोंग और उस पिटीट फिगर की याद आ जाती है जो स्नो में उसका हैंड पकड़कर ब्यूटीफुली मुस्कुराती थी। लड़की कहती है, सुमिंग, क्या हम ऐसे ही स्नो में चलते रहेंगे जब तक हमारे बाल व्हाइट ना हो जाएं? सुमिंग कांप जाता है। उसके चेहरे का स्कार जैसे ताजा ब्लड से भर जाता है और भी क्लियर दिखने लगता है। यह काफी देर तक नहीं मिटता। वह आंखें खोलता है और उनमें डेड स्टिलनेस होती है। अब उसकी आंखों में जेंटलनेस नहीं, बल्कि वही प्लेसिड लुक लौट आता है। लेकिन उस कलेक्टेड गेज में 1 पेन छुपा है जिसे कोई नहीं देख सकता। सुमिंग सोचता है, इट्स ओवर। वह सिर झुकाता है, बॉटल का कॉर्क खोलता है और बॉटल को मुंह के पास लाता है। बस 1 ड्रॉप बर्जकर ब्लड उसके मुंह में गिरती है और मेल्ट हो जाती है। वह फिर से एल्डर की प्रोटेक्शन महसूस करता है, जैसे एल्डर डरता हो कि वह 1 साथ सारी बर्जकर ब्लड न पी जाए। इसी वजह से वह हर बार सिर्फ 1 ड्रॉप ही यूज करता है। सुमिंग बुदबुदाता है, एल्डर, अब मैं पहले जैसा रेकलेस नहीं रहा। वह अपनी ची को सर्कुलेट करता है ताकि उस 1 ड्रॉप की स्ट्रेंथ से उसकी वेन्स फिर से बढ़ सकें। दिन बीतते जाते हैं। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने और गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद की 1 सुबह सुमिंग अपने पैरों के नीचे से रेड मेडो समेट लेता है और उन 2 बोन्स को भी रख लेता है जो हर्ब्स के लिए फर्टिलाइजर का काम कर चुकी थीं। साथ ही मेडिसिनल कॉल्ड्रन भी रख लेता है। सब काम निपटाकर वह पेड़ के तने से बाहर निकलता है।
वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और दूर की ओर चलता जाता है। उसके हर कदम पर जमीन का मड जैसे कांप जाता है, मानो उसके शरीर से निकलती प्रेशर के कारण मिट्टी में रहने वाले इंसेक्ट्स उससे दूर भाग जाते हैं। 1 साल और 6 महीने बीत जाते हैं और सुमिंग अब जैसे नया जन्म ले चुका है। जब वह यहां भागकर आया था तब उसके शरीर में सिर्फ 200 के आसपास वेन्स थीं, लेकिन माउंटेन स्पिरिट की मदद से उसकी वेन्स 399 तक पहुंच गईं। माउंटेन स्पिरिट का इफेक्ट खत्म होने के बाद उसने पिछले 3 महीनों में बजर्कर ब्लड की दोनों ड्रॉप्स पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लीं। अब उसके शरीर में वेन्स। सुमिंग पूछता है, हीफेंग, वो ट्रेजर जहां छुपाया था वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जंगल में सुमिंग का हर कदम दर्जनों फीट लंबा होता है। वह नीली लंबी रोप पहने हुए है और जैसे जैसे वह चलता है जमीन के स्ट्रेंज इंसेक्ट्स उससे दूर भाग जाते हैं। आसपास के कुछ ऑड प्लांट्स और क्रीचर्स भी उसके प्रेशर के कारण पास आने की हिम्मत नहीं करते। हीफेंग आदर से जवाब देता है, मास्टर, अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते रहे तो हाफ अ मंथ में मेरी 1 केव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वह जगह बहुत हिडन है, लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल है। हीफेंग की आवाज उसके माइंड में गूंजती है, जिसमें रिस्पेक्ट के साथ साथ शॉक और बैफलमेंट भी है, जैसे वह सुमिंग की पावर में आए चेंज से सरप्राइज हो गया हो। सुमिंग का एक्सप्रेशन इनडिफरेंट रहता है। वह रास्ते में और कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप कुछ दिन तक चलता है, फिर आखिरकार जंगल के डीपर पार्ट से बाहर आ जाता है। जैसे जैसे वह बाहर आता है मियास्मा भी थिनर होती जाती है और आखिर में पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। वह माउंटेन केव देख सकता है जहां कुछ साल पहले उसने अपनी इंजरीज हील की थीं। यहां स्वानलून नहीं है, हॉर्नफेजी भी नहीं है। रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और बाहर निकलने के कई पाथ्स हैं। बहुत कम लोग पूरे रेन फॉरेस्ट को कंप्लीटली मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, जब से हीफेंग सुमिंग के ब्रांड में असिमिलेट हो गया, अब सुमिंग को हीफेंग के पुराने ब्रांड्स का भी एहसास हो जाता है जो उसने स्वानलून और हॉर्नफेजी पर लगाए थे। अगर वे दोनों उसके करीब आते तो उसे पहले ही पता चल जाता। अगर हीफेंग ने हॉर्नफेजी की बात न मानी होती और डेंजर का यूज ट्रांसेंड करने के लिए न किया होता तो उसे स्वानलून ने न दौड़ाया होता और वह इस हालत में न पहुंचता। सुमिंग रेन फॉरेस्ट से बाहर निकलकर हीफेंग के छुपाए ट्रेजर की ओर जाने ही वाला था, तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वह कुछ सोचता है, फिर वन बड़े पेड़ पर लीप लगाकर उसकी ब्रांच पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। वह आंखें बंद करता है और अपने चारों ओर ब्रांडेड एरिया फैला देता है, फिर मेडिटेशन में बैठ जाता है। हीफेंग देख सकता है कि सुमिंग क्या कर रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पाता, फिर भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता। पिछले हाफ अ ईयर में वह बहुत केयरफुल रहा है, लेकिन अब वह धीरे धीरे सुमिंग के माइंड की बात गेस नहीं कर पा रहा। सूरज उगता और डूबता है, दिन बीतते जाते हैं। सुमिंग वैसे ही क्रॉस लेगेड बैठा रहता है जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हीफेंग की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। कई बार वह पूछने की सोचता है, लेकिन पिछले हाफ अ ईयर में सुमिंग के मोरोस एटीट्यूड को याद कर वह चुप रह जाता है। हाफ अ मंथ बाद रेन फॉरेस्ट में दूर से वन वॉइस आती है। सुमिंग अपनी आंखें खोलता है और उसके लिप्स के कॉर्नर्स पर स्माइल आ जाती है। कोई दूर से पुकारता है, सीनियर, सीनियर। फांग मू उदास महसूस करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, लेकिन रहस्यमय सीनियर मो ने पिछले 1 साल से ज्यादा समय से उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया हुआ है। हर बार जब भी वो जंगल में आता वो कई बार उसे पुकारता, लेकिन हर बार उसे मायूस होकर लौटना पड़ता। उसे समझ नहीं आ रहा कि उससे गलती कहां हुई और वो बार बार पिछली मुलाकात की हर बात याद करता है। चाहे जितनी बार सोच ले, उसे लगता है कि यह सब बीस्ट बोन वाली बात से जुड़ा है। उसने ये बात करीब आधा साल पहले अपने पिता से कही थी और उसके पिता चुप हो गए थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसके पिता ने बताया कि वो आदमी जल्दी में रेन फॉरेस्ट छोड़कर चला गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। फंगमू जब यह सुनता है तो काफी देर तक चुप रहता है। उसने हार मानने का भी सोचा, लेकिन पिछली बार सुमिंग ने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताई थी, उसने फंगमू को पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद छोड़ने नहीं दी। भले ही उसके पिता ने साफ साफ कह दिया था कि वो आदमी जा चुका है, फिर भी फंगमू हर महीने वहां जाता और कई दिनों तक उससे पुकारता, उम्मीद करता कि एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। पिछले 1 साल में उसने एक बार भी जंगल में आना नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि यही उसका एकमात्र मौका है। फेंगमू जानता है कि उसके पिता को उसकी हरकतों का पता है। उसे इसलिए पता है क्योंकि उसके पिता हर बार की तरह इस बार भी कबीले के ताकतवर बर्जर्कर्स को उसके साथ भेजते थे, जो रेन फॉरेस्ट के बाहर उसका इंतजार करते थे। वो सब कुछ याद करता है और फांगमू लंबी सांस छोड़ता है। वो अकेले रेन फॉरेस्ट में जाता है और हमेशा की तरह पुकारता है। फंगमू पुकारता है, सीनियर, सीनियर। फंगमू आखिरी बार जहां सुमिंग से मिला था
वहां जाता है और इधर उधर देखता है। उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती है। एक शांत आवाज पीछे से कहती है, क्या तुमने वो हर्ब्स तैयार कर ली हैं जो मैंने मांगी थी? यह आवाज अचानक आती है, लेकिन ऐसे लगती है जैसे शुरू से ही रेन फॉरेस्ट में थी, जैसे इस जगह में घुल मिल गई हो। फंग मू एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो तेजी से पलटता है और देखता है कि वही जानी पहचानी आकृति पिछले साल वाली जगह पर खड़ी है। फंग मू कांपती आवाज में कहता है, सीनियर। फंग मू के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है और उसकी आंखों में जबरदस्त खुशी आ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और चेहरे पर डिसबिलीफ है। फंग मू जल्दी से समझाता है, मैंने बीस्ट बोन्स तैयार कर लिए हैं जो ट्रांसेंडेंस की पावर के बराबर हैं, लेकिन फंग मू सू मिंग को देखता है। उसे डर है कि वो आदमी फिर गायब ना हो जाए। जैसे ही वो नजर आता है, फंग मू घबराहट में तुरंत बोलता है। फंग मू आगे कहता है, लेकिन वो तीनों हर्ब्स बहुत रेयर हैं। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत समय तक ढूंढा और सिर्फ 2 ही मिल पाई। आखिरी हर्ब का नाम स्काई फ्लूट ब्रांच है। वो लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। कुछ खास जगहों को छोड़कर कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। फंग मू बोलते हुए अपनी छाती से एक ब्लैक बेल निकालता है और सू मिंग के सामने क्रश कर देता है। ब्लैक मिस्ट फैलती है और फंग मू के सामने 2 पर्पल बीस्ट बोन्स और 2 चमकती हर्ब्स आ जाती हैं। सू मिंग का ज्यादातर शरीर अंधेरे में छुपा है। वो फेंग मू बीस्ट बोन्स और हर्ब्स को देखता है और चुप हो जाता है। फेंग मू घबराहट में कहता है, सीनियर प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। मैं फेंग मू का दिल जोर जोर से धड़कता है। उसके पूरे शरीर में नर्वसनेस भर जाती है। सू मिंग धीमे और शांत स्वर में समझाता है, मैंने तुमसे ये हर्ब्स एक मेडिसिनल कंकॉक्शन बनाने के लिए मंगवाई थी। वो दवा मेरे लिए बहुत जरूरी है और उसी से मैं तुम्हारे शरीर में बर्जकर आर्ट से हुई इंजरीज भी ठीक कर सकता हूं। सू मिंग आगे कहता है, अगर इनमें से एक भी हर्ब कम हुई तो वो कंकॉक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा। फंग मू दांत भींचता है और एक हाथ को मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए झुककर प्रणाम करता है। जब सिर उठाता है तो चेहरा गंभीर होता है। फंग मू गंभीरता से कहता है, सीनियर मेरे पिता ने कहा था कि स्काई फ्लूट ब्रांच पाना नामुमकिन नहीं है। हान माउंटेन सिटी के नीचे कैनियन में 3 छुपी हुई जगहें हैं। दशकों पहले मेरी ट्राइब समेत तीनों ट्राइब्स वहां गई थीं और वहां से एक स्काई फ्लूट ब्रांच मिली थी, लेकिन वो हर्ब लेक ऑफ कलर्स ट्राइब ले गई थी। सुना है वो किसी और मेडिसिन में इस्तेमाल हो चुकी है। फंग मू आगे बताता है, लेकिन मेरे पिता के हिसाब से कैनियन में और भी स्काई फ्लूट ब्रांच होनी चाहिए। आधे साल बाद डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन आएगा और उसी दिन हान माउंटेन का ग्रेट फॉग भी आएगा, जो हर 10 साल में एक बार होता है। हर बार इस दिन तीनों ट्राइब्स टनल खोलती हैं जो हान माउंटेन के अंडरग्राउंड में जाती है और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और गेस्ट्स वहां भेजती हैं। फंग मू आगे विनती करता है, मेरे पिता उसी टाइम अपने ट्राइब के लोगों को स्काई फ्लूट ब्रांच ढूंढने भेजेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आधा साल और इंतजार कीजिए। सू मिंग चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते हुए मन में सोचता है। ओह, सू मिंग अपने मन में ही फिंग से पूछता है। ही फिंग मन में जवाब देता है, मास्टर लड़का सही कह रहा है। हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर की ग्रेव पर बहुत पावरफुल सील है। सिर्फ ट्राइब्स ही नहीं, मैं भी बाकी समय में वहां नहीं जा सकता। सिर्फ डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन के दिन जब पूरा लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग फॉग से ढक जाता है, तब सील कमजोर पड़ती है और लोग अंदर जा सकते हैं। ही फंग आगे समझाता है, तीनों ट्राइब्स सदियों से वहां जाती रही हैं। उनका मकसद मेरे एंसेस्टर की लेगेसी पाना है। 4 ग्रेट ट्रेजर्स के अलावा बाकी सब ट्रेजर्स भी उसकी ग्रेव में ही हैं। मैंने बस सुना है, डिटेल्स नहीं पता। जब एंसेस्टर मरे, तीनों ट्राइब्स ने बिट्रेयल किया, लेकिन ग्रेव में घुसना इतना आसान नहीं है, वरना वो सब ट्रेजर्स कब के ले जाते। बार बार जाने के बावजूद उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। हिफंग आगे कहता है, मास्टर ये एक चांस हो सकता है। अगर आप मेरी हेल्प से ग्रेव में गए तो आपको वो चीजें मिल सकती हैं जो आप चाहते हैं। वैसे भी तीनों ट्राइब्स काफी समय से गेस्ट्स बुला रही हैं, इसी तैयारी में। ही फेंग थोड़ा मायूस होकर कहता है, तीनों ट्राइब्स पहले हान माउंटेन ट्राइब से जुड़ी थीं। सुना है मेरे एंसेस्टर ने उन्हें स्लेव बना दिया था, इसलिए जब वो ग्रेव में जाते हैं उन्हें अजीब सा लगता है, लेकिन कोई आउटसाइडर जाए तो उसे वो लिमिटेशन नहीं होगी। सू मिंग मन में सोचता है, फिर भी तीनों ट्राइब्स ने हान माउंटेन ट्राइब को पहले क्यों डिस्ट्रॉय किया। हिफोंग धीरे से जवाब देता है, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब भी यही सोचते हैं, लेकिन यह सेंचुरीज पहले की बात है। अब बहुत कम लोग बचे हैं जिन्हें असली वजह पता हो। मेरा गेस है कि उस साल कुछ आउटसाइडर्स भी शामिल थे। सू मिंग सोचते हुए, उसका मन ग्रेव में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन रेड मेडो का मिस्ट्री
और उसका दूसरों पर अलग असर उसे हैरान भी करता है और कुछ थ्योरीज भी बनाता है। सूमिंग ठंडे स्वर में फेंगमू से कहता है, मैं आधा साल तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आधे साल बाद तुम स्काई फ्लूट ब्रांच ले आए तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। सूमिंग आगे कहता है, तीनों हिडन लोकेशंस पर जाने से पहले यहां आ जाना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सूमिंग एक कदम आगे बढ़ता है और फेंगमू की नजर धुंधली हो जाती है। वो सूमिंग को साफ नहीं देख पाता, लेकिन उसे अपने मुंह में ठंडक सी महसूस होती है, जैसे कोई चीज मुंह में घुल गई हो और पूरे शरीर में फैल गई हो। जब वो होश में आता है तो आसपास सब शांत है। सूमिंग जा चुके हैं और जमीन पर रखे बीस्ट बोन्स और हर्ब्स भी गायब हैं। सूमिंग एक लंबी आर्क में बदल जाता है, लेकिन वो आसमान में नहीं जाता, रेन फॉरेस्ट में ही तेजी से दौड़ता है। हीफंग रोक नहीं पाता और पूछता है, मास्टर, आपने कैनियन में जाने की बात क्यों नहीं की? सूमिंग मन में कैजुअली पूछता है, तुम चाहते हो मैं जाऊं? हीफंग जल्दी से डरते हुए कहता है, मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। हीफंग चुप हो जाता है। रास्ते में हीफंग अब इस बारे में कुछ नहीं बोलता, बल्कि डायरेक्शंस देता है और सूमिंग को उस जगह बताता है जहां उसने ग्रेट ट्रेजर छुपाया था। आधा महीना बाद सूमिंग हान माउंटेन सिटी से दूर एक लंबी माउंटेन रेंज की चोटी पर खड़ा होता है और नीचे देखता है। यह इलाका सुनसान है, आसपास कोई नहीं है, जगह सेक्लूडेड है, इसलिए यहां कम ही लोग आते हैं। हवा तेज है और जैसे ही वो उसके शरीर से टकराती है, सूमिंग के लंबे बाल हवा में लहराते हैं। उसके कपड़े लगातार फड़फड़ाने की आवाज करते हैं। उसके सामने कई वैलीज हैं जो माउंटेन रिजेस से बनी हैं। बहुत सी वैलीज पेड़ों और पौधों से ढकी हैं। ये भले ही रेन फॉरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी ये एक रिमोट माउंटेन है। हीफंग मन में बताता है, मास्टर, मेरी केव अबोर्ड सामने से 7वीं वैली में है। सूमिंग की आंखें चमकती हैं और कुछ देर चुप रहकर वो 7वीं वैली की ओर बढ़ता है। 7वीं वैली दूर से ढंसी हुई दिखती है और अंदर बहुत सारे पौधे, पक्षी और जानवर हैं। सूमिंग सावधानी से वैली में जाता है और आसपास का जायजा लेता है। सब शांत है और पहाड़ी पत्थरों में बहुत सी दरारें हैं। उन दरारों में पौधे उगे हुए हैं। वो वैली में नजर दौड़ाता है और उसके हाथ में एक व्हाइट स्टोन कॉइन आ जाता है। जैसे ही वो उसे दाहिने हाथ में पकड़ता है, एक साइन बनाता है और 8000 फीट के दायरे में सब कुछ उसके दिमाग में आ जाता है। घास पर हवा की हरकतें और वैली के क्रीचर्स के निशान तक उसे साफ दिख जाते हैं। जल्दी ही उसकी नजर दाईं ओर माउंटेन स्टोन के बीच वाली क्रैक पर टिक जाती है। वहां हल्की सी चमक नजर आती है। सूमिंग फ्लैट स्वर में पूछता है, तुमने ये जगह अच्छी छुपाई है? क्या यही वो केव अबोर्ड है जिसके बारे में तुमने बताया था? हीफंग थोड़ी सावधानी से मन में जवाब देता है, पक्षियों और जानवरों के ठिकाने लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज भी कर देते हैं, खासकर ऐसी सिक्लूडेड जगह में। यहां ऐसे बहुत से ईगल्स हैं। सूमिंग अपनी पूरी ब्रांडिंग आर्ट क्रैक पर फोकस करता है। अच्छे से देखने के बाद जब उसे कुछ अजीब नहीं दिखता तो वो क्रैक में घुस जाता है। एक पल में ही वो अंदर पहुंच जाता है, जिससे वहां के 2 ईगल्स डर जाते हैं। वो उड़ने लगते हैं और चिल्लाने ही वाले होते हैं कि सूमिंग ब्रांडिंग आर्ट से उनके सिर पर वार करता है। वो वैली में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सूमिंग केव के दाईं ओर जाता है और झुककर जमीन देखता है। वो दाहिने हाथ से जमीन पर जोर से मारता है। जैसे ही वो मारता है, जमीन हिलती है और फट जाती है। अंदर हथेली के आकार का एक जेड बॉक्स छुपा होता है। जेड बॉक्स में कोई खास बात नहीं है, बस कुछ डेकोरेटिव पैटर्न्स बने हैं। सूमिंग तुरंत उसे नहीं उठाता, बल्कि कुछ देर गौर से देखता है, लेकिन हर पल के साथ उसका चेहरा गंभीर होता जाता है। बॉक्स भी स्टोन कॉइन से बना है। सूमिंग सोचता है, हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर का ग्रेट ट्रेजर आखिर है क्या? सूमिंग बैठ जाता है और बॉक्स को देखता है। उसने हीफेंग से पहले भी ट्रेजर के बारे में पूछा था, लेकिन हीफेंग का जवाब एम्बिग्युअस था। उसने एक बार बॉक्स खोला था, लेकिन बस एक विरिसेंट लाइट दिखी थी। जैसे ही वो लाइट गायब हुई, बॉक्स अपने आप बंद हो गया। उसके बाद चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो बॉक्स नहीं खुला। उसे डर था कि उसके पास ट्रेजर को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, इसलिए उसने सोच समझकर ट्रेजर यहां छुपा दिया ताकि ट्रांसेंडेंस के बाद फिर से खोलने की कोशिश करे। सूमिंग अपनी सांसें शांत करता है और अपने सामने रखे साधारण दिखने वाले स्टोन बॉक्स को चमकती आंखों से देखता है। वो ही फेंग की पुरानी केव अबोर्ड में बैठा है, थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है। वो उस चीज का इंतजार कर रहा है जो स्टोन बॉक्स के अंदर है। वो जानना चाहता है कि लेक ऑफ कलर्स ट्राइब, पुकियांग ट्राइब और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने सालों पहले बगावत क्यों की थी। वो जानना चाहता है कि 4 ग्रेट ट्रेजर्स में आखिरी ट्रेजर कौन सा था जिसे ट्राइब्स ने छीन लिया था।
इन्हीं 4 ग्रेट ट्रेजर्स की वजह से तीनों ट्राइब्स ने एक ट्राइब का कत्लेआम किया था। अब इन ट्रेजर्स में से आखिरी ट्रेजर श्वेन लून चाहता है और हान फेइजी भी उसे पाना चाहती है। वो लोग खबर तक फैलाने की हिम्मत नहीं कर रहे। इससे सुमिंग और भी नर्वस हो जाता है। सुमिंग सोचता है, ये चीज असल में मेरे हाथों में आनी ही नहीं थी। वो यहां सिर्फ अजीब इत्तेफाक से आया है। हीफंग की चालों ने उसे धीरे धीरे इस वॉर्टेक्स में खींच लिया। श्वेन लून से बचने से लेकर हीफंग का बॉडी छीनना, हीफंग के साथ कई बार आमना सामना और आखिर में हान फेइजी के साथ लड़ाई। अब तक उसे इस जगह की असली लोकेशन नहीं मिली थी। हीफंग ने पहले जिस जगह का जिक्र किया था वो सुमिंग को अब मिली जगह से बिल्कुल अलग थी। सिर्फ जब हीफंग उसका स्लेव बना तब सुमिंग को ट्रेजर की असली लोकेशन मिली और वो यहां आया। सुमिंग के चेहरे पर स्टोन बॉक्स को देखते हुए एक जटिल भाव आता है। पिछले साल में भले उसने ज्यादा चीजें न देखी हों, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से बहुत परेशानियां आईं। जब भी वो सोचता है, उदासी से सांस छोड़ता है। सुमिंग गहरी सांस लेता है और अपने इमोशंस को शांत करता है। वो अपना दायां हाथ उठाता है और धीरे धीरे बॉक्स पर रखता है। जैसे ही उसका हाथ स्टोन बॉक्स को छूता है, बॉक्स के अंदर से अचानक तेज चीख निकलती है। उस चीख में इतनी ताकत होती है कि एक अदृश्य लहर बाहर फैल जाती है। चारों तरफ गूंजने की आवाजें आती हैं और माउंटेन केव की दीवारों पर एक पल में अनगिनत दरारें पड़ जाती हैं। कुछ दरारें तो पत्थर के आर पार हो जाती हैं और उन दरारों से सनलाइट अंदर आ जाती है। इतना ही नहीं, स्टोन बॉक्स के सेंटर से सुमिंग के चारों ओर जमीन में भी दरारें आ जाती हैं और पूरी माउंटेन केव में फैल जाती हैं। इस अचानक बदलाव से सुमिंग का दिल कांप जाता है। हीफंग भी चौंक जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज है और समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। जब उसने पहले स्टोन बॉक्स को छुआ था और खोला भी था तब ऐसा नहीं हुआ था। हीफंग डरते हुए कहता है, मास्टर ये क्या? वो डरता है कि सुमिंग गलत समझेगा और खुद को सफाई देना चाहता है, लेकिन सुमिंग उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो आंखें बंद कर लेता है और जमीन पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। वो अपना दायां हाथ स्टोन बॉक्स पर रखे रहता है और काफी देर बाद लंबी सांस छोड़ता है। सुमिंग धीरे से कहता है, मुझे पता है। उसे यकीन है कि हीफंग को इस बारे में पता नहीं था। सबसे जरूरी बात, जब चीख गूंजी और पूरी केव में दरारें आ गईं, सुमिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्टोन बॉक्स से जो चीख आ रही थी वो हीफंग के कानों को चीर रही थी और वो ऐसा दिख रहा था जैसे अपनी स्पिरिट बॉडी भी संभाल नहीं पा रहा। लेकिन सुमिंग को किसी वजह से वो आवाज जानी पहचानी लगी। वो चीखती आवाज ऐसे लग रही थी जैसे एक्साइटमेंट में चीर कर रही हो, जैसे सदियों से सील्ड रहने के बाद अब वो इंसान आ गया है जो उसे जगा सकता है। ये अजीब फीलिंग थी, लेकिन सुमिंग को अपने दिल में ये बहुत साफ महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि स्टोन बॉक्स के अंदर जो आइटम है वो उसे बुला रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और हर हार्ट बीट के साथ बॉक्स के अंदर की चीज और तेज चीखने लगती है, जब तक कि स्टोन बॉक्स कांपने नहीं लगता। अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं, जैसे ट्रेजर बॉक्स से बाहर निकलना चाहता हो। स्टोन बॉक्स और लाइट के बीच से वायरसेंट लाइट बाहर निकलती है, जिससे सुमिंग का चेहरा हरे उजाले में नहा जाता है। हीफंग ये सब देखकर दंग रह जाता है। जैसे ही सुमिंग ने बॉक्स को छुआ, हन माउंटेन ट्राइब का ट्रेजर अचानक इंटेलिजेंट हो गया और ऐसा व्यवहार करने लगा। हीफंग का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो हैरान रह जाता है। उसे थोड़ा दुख भी महसूस होता है, जैसे उसकी कौम जिस ट्रेजर को सदियों से पूजती आई थी उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कोई आउटसाइडर आया तो ट्रेजर इतना एक्साइटेड हो गया जैसे उसे अपना मालिक मिल गया हो। ये अजीब फीलिंग हीफंग को पूरी तरह स्टंट कर देती है। जैसे जैसे बॉक्स से विरेसेंट लाइट निकलती है, चीखें और तेज हो जाती हैं, जैसे वो सुमिंग से जल्दी बॉक्स खोलने की रिक्वेस्ट कर रही हो ताकि अंदर जो भी है वो बाहर आ सके। सुमिंग को साफ महसूस हो रहा था कि आवाज उसे और ज्यादा बुला रही है। वो गहरी सांस लेता है और दायां हाथ स्टोन बॉक्स पर रखकर हीफंग से सीखी हुई मेथड से ब्रांड की पावर ट्रांसफर करता है। स्टोन बॉक्स कांपता है और तुरंत खुल जाता है। जैसे ही लाइट खुलता है, विरेसेंट लाइट अचानक पूरी केव अबोर्ड में फैल जाती है। उसी समय बॉक्स के अंदर से और भी तेज विरेसेंट लाइट चीख के साथ बाहर निकलती है। वो लंबी वायरसेंट आर्क्स में बदलकर केव अबोर्ड में घूमने लगती है। एक बहुत तेज पियर्सिंग सेंसेशन आगे बढ़ती है, जिससे दीवारों पर और ज्यादा दरारें भर जाती हैं। उस प्रेजेंस से सुमिंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुंह सूख जाता है, जैसे उसे ट्रांसेंडेंस रेल्म वाले किसी के सामने होने का भ्रम हो। उसके शरीर की ब्लड वेन्स तुरंत इरप्ट हो जाती हैं, जैसे उस फोर्स का रेजिस्टेंस करना चाहती हों। उसे तो यहां तक फील होता है कि वो प्रेजेंस ट्रांसेंडेंस की पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। लेकिन जैसे ही सुमिंग की चीख फैलने वाली होती है, वो वायरसेंट लाइट जो बॉक्स से निकल रही थी चमकती है और सुमिंग की तरफ दौड़ती है।
इतनी तेज कि सुमिंग, जो आमतौर पर बहुत तेज है, भी डॉज नहीं कर पाता। जैसे ही वो चौंकता है, वायरेसेंट लाइट उसके ब्राउज के बीच आ जाती है, जैसे स्पेस को चीर कर आई हो। सुमिंग के माथे पर पसीना आ जाता है। वो वायरेसेंट लाइट को देखता है। इस बार वो साफ देख सकता है कि ग्रेट ट्रेजर क्या है। सुमिंग हैरानी से सोचता है, ये एक सोड है। ये एक ऐसी सोड थी जो खुद उड़ सकती थी। ये पूरी तरह वायरेसेंट सोड थी, जिस पर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनी थी जो सुमिंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोड सिर्फ 7 इंच लंबी थी और हाथ में आ सकती थी। वो ठंडी और डरावनी लग रही थी और उसे एक पियर्सिंग प्रेजेंस आ रही थी। ब्लेड बहुत तेज थी और ऐसा लगता था जैसे सुमिंग के ब्राउज के बीच एक पत्ते की तरह आसानी से घुस सकती है। सुमिंग ही नहीं, ही फंग भी बहुत एंग्शियस था। अगर सुमिंग मर जाता तो वो भी मर जाता, और सबसे बड़ी बात, उसकी डर सोड से सुमिंग के डर से भी ज्यादा थी। जब सोड पास आई तो उसे लगा जैसे उसकी स्पिरिट बॉडी टूटने वाली है, जैसे वो उस डरावनी प्रेजेंस को झेल नहीं सकता। माउंटेन केव के अंदर सब शांत था, सिर्फ विरेसेंट लाइट की हलचल थी। सुमिंग क्रॉस लेगेड बैठा था, बिना हिले। 7 इंच की छोटी सॉर्ड उसके ब्राउज के सामने हवा में तैर रही थी। वो भी एकदम शांत थी। ही फोंग का शरीर और आत्मा डर से भर गए थे। ऐसा डर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मौत के वक्त भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने नेचुरल शिकारी के सामने है। सोड की प्रेजेंस से ही फंग कांपने लगा। समय बीतता गया। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतने के बाद सुमिंग ने अपनी नर्वसनेस शांत की। वो छोटी सोड को देखता है और समझ जाता है कि उससे कोई बुरी भावना नहीं आ रही। जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता है, उसे लगता है कि सोड भी उसे ऑब्जर्व कर रही है, जैसे उसमें कुछ ऐसा है जिससे सोड भी अनश्योर है। काफी देर बाद जब हिफंग पूरी तरह टेंशन में था, सुमिंग धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाता है और हथेली सामने करता है। छोटी विरेसेंट सोड जैसे हिचकिचाती है। अचानक वो चमकती है और सुमिंग के ब्राउज के बीच से बाहर आ जाती है। वो कुछ बार गोल गोल घूमती है और फिर विसल के साथ सुमिंग के दाहिने हाथ पर धीरे से उतर जाती है। तभी सुमिंग राहत की सांस छोड़ता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है और वो सोड को उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, उसे हथेली में तेज दर्द महसूस होता है। सोड ने एक झटके में उसकी स्किन काट दी और वायरेसेंट लाइट की एक चमक के साथ वो सुमिंग के शरीर में उस वुंड के रास्ते घुस जाती है। सुमिंग के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जैसे ही छोटी विरेसेंट सोड उसके शरीर में जाती है, विरेसेंट लाइट बिखर जाती है और एक फोर्स बनकर सुमिंग के शरीर में तेजी से फैल जाती है। जैसे ही वो फोर्स फैलती है, विंग्स ऑफ द मून की सोल्स जो उसके अंदर छुपी थीं, एक साथ बाहर निकल आती हैं। हिफंग भी चीखते हुए बाहर आ जाता है। वो सुमिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हिफंग की नजर में सुमिंग के बाल बिना हवा के हिल रहे थे। उसके कपड़े हवा में तैर रहे थे, जबकि वो खुद बैठा था। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन भले ही शांत था, लेकिन एक डरावनी प्रेजेंस थी जो जैसे जाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेजेंस शुरू से ही सुमिंग की थी, बस सोई हुई थी। अब जब छोटी सोड उसके शरीर में गई तो वो प्रेजेंस जाग गई। सुमिंग कांपता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं है, बस भौहें चढ़ी हैं, जैसे वो उस फीलिंग का आदी नहीं है। उसे साफ महसूस हो रहा है कि सोड उसके शरीर में घूम रही है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसके शरीर से वायरेसेंट लाइट बाहर निकलती है, जिससे सुमिंग पूरी तरह हरे रंग में घिर जाता है। इसी पल अचानक उसके शरीर में तेज झटके लगते हैं। एक अजीब सा दर्द उसकी बॉडी में लहर की तरह उठता है, शायद क्योंकि छोटी सोड ने अपनी जगह ढूंढ ली थी। वो एक सोड ऑरा छोड़ती है, जैसे सुमिंग के शरीर को चीरने के लिए तैयार हो। वो सोड ऑरा उसके अंदर से गुजरती है और जबरदस्ती उसके अंदर फ्लैश और ब्लड का रास्ता खोल देती है। ऐसा लगता है जैसे वो रास्ता पहले से था, लेकिन सुमिंग के शरीर में ब्लॉक्ड था। शायद वो कभी खुलता ही नहीं, लेकिन अब सोड ऑरा के चलते वो सील्ड रास्ता भी खुल जाता है। सुमिंग के सिर में जोरदार धमाका होता है। वो कांपता है, उसकी स्किन से खून बहने लगता है। उसके शरीर पर एक ब्लड वेन्स की लाइन उभरती है, जो आम बजरकर के शरीर में नहीं होती। ये लाइन पेट से शुरू होकर सिर तक जाती है। छोटी विरेसेंट सोड उस लाइन में कई बार घूमती है और आखिरकार सुमिंग के सिर पर आ जाती है। सुमिंग उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकता है, लेकिन अब कोई दर्द नहीं है, बल्कि जैसे ही लाइन खुलती है, उसके पूरे शरीर में एक गर्म, आरामदायक फीलिंग फैल जाती है। उसे लगता है कि अब वो पहले से बहुत अलग है। अब चाहे उसकी आंखें बंद हों और वो ब्रांडिंग आर्ट का साइन न बनाए, फिर भी वो अपने दिल में पूरे 2000 फीट का एरिया साफ महसूस कर सकता है। उसके माथे पर धीरे धीरे सोड का मार्क उभर आता है। उससे एक जबरदस्त प्रेजेंस निकलती है और वो चमकता है। हीफंग एक तरफ सुमिंग को हैरानी से देखता है। वो अब भी समझ नहीं पा रहा कि जब दोनों ने स्टोन बॉक्स खोला तो उसका अपना ट्रेजर उसे और सुमिंग को इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहा है।
शुक्र है अब वो स्पिरिट बॉडी है, वरना शायद इतनी डिस्ट्रेस और बेचैनी में खून भी थूक देता। सूमिंग अपनी आंखें खोलता है। पहली बार उसकी आंखों में एक गहराई है जो प्राचीन सितारों जितनी साफ लगती है। वो भले ही केव अबोर्ड के अंदर बैठा हो, लेकिन ही फेंग को ऐसा महसूस होता है जैसे सूमिंग अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल गया है। वो सूमिंग को देख सकता है, लेकिन उसे मुश्किल से ही उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। सूमिंग की आंखें खास तौर पर ही फेंग के दिल को हिला देती हैं। उसने ऐसी आंखें श्वेन लुन में भी कभी नहीं देखी। सिर्फ हान फेजी जैसे कोई प्रोडिजी ही ऐसी फीलिंग दे सकता है जिसमें किसी की आंखों में देखने पर इंसान खिंचता चला जाए। ही फेंग नर्वस होकर कहता है, मास्टर। ही फेंग बहुत नर्वस है। वो सूमिंग को देखता है तो उसके पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे सूमिंग के पूरे शरीर से एक तेज और भयंकर प्रेजेंस निकल रही हो। वो खुद को रोक नहीं पाता और डर जाता है। सूमिंग अपना सिर घुमाता है और ही फेंग को देखता है। जैसे ही उसकी नजर ही फेंग से मिलती है, ही फेंग के शरीर में अचानक झटके लगते हैं। वो खुद ब खुद कई फीट दूर तैर जाता है, जैसे उसका शरीर टूटने वाला हो। उसे तो ऐसा भी लगता है जैसे कोई तेज तीर उसके दिल को चीर गया हो। सूमिंग की नजर पड़ते ही उसके सारे विचार खुल जाते हैं और वो कुछ भी छुपा नहीं सकता। ही फेंग डरते हुए, मास्टर। सूमिंग हल्की सी मुस्कान देता है। उसके शरीर से निकल रही दबाव की लहर तुरंत गायब हो जाती है। उसकी आंखें भी शांत हो जाती हैं और फिर से सामान्य हो जाती हैं। वो अपना शरीर हिलाता है, खड़ा होता है और लंबी सांस छोड़ता है। सूमिंग शांत स्वर में कहता है, चलो। सूमिंग अपना दायां हाथ उठाता है और ही फेंग की स्पिरिट बॉडी को पकड़ लेता है। तुरंत ही फेंग विंग्स ऑफ द मून की खुश होती सोल्स के साथ सूमिंग के शरीर में अब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन इस बार विंग्स ऑफ द मून की सोल्स को ही फेंग से सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ही फेंग अब बहुत शांत है। सूमिंग के शरीर के अंदर एकदम चुपचाप रहता है। उसे फिर से छोटी सोड और उसकी प्रेशर महसूस होती है। डर के बीच अब उसमें सूमिंग के लिए रेस्पेक्ट भी आ गई है। ये रेस्पेक्ट सूमिंग की मिस्टीरियसनेस से आती है। अब तक ही फेंग समझ नहीं पाया कि उसकी कॉम का ट्रेजर सूमिंग को देखते ही ऐसा क्यों बिहेव करने लगा जैसे उसे अपना बिछड़ा मालिक मिल गया हो। ही फेंग तो सूमिंग के कल्टीवेशन लेवल का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसे नहीं पता सूमिंग के पास कितनी ब्लड वेन्स हैं, लेकिन उसे इतना जरूर लगता है कि वो वायरसेंट छोटी सोड के साथ अगर श्वेन लुन से भी भिड़ जाए तो भी हार नहीं मानेगा। सूमिंग माउंटेन केव से बाहर निकलता है। दोपहर हो चुकी है। सूरज तेज है और उसकी स्किन पर गर्माहट महसूस होती है। वो बाहर खड़ा होता है। जैसे ही वो नीला आसमान और सफेद बादल देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। सूमिंग सोचता है, मौके हमेशा खतरे में छुपे होते हैं। इस बार ये सोड पाने के लिए मुझे खतरे का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ इसके लायक था। सूमिंग अपना दायां हाथ उठाता है और अपने ब्राउज के बीच छूता है। सोड का मार्क अभी भी उसके ब्राउज के बीच चमक रहा है, लेकिन जैसे ही सूमिंग उसे छूता है, वो चमक धीमी होती जाती है और थोड़ी देर बाद पूरी तरह गायब हो जाती है। सूमिंग सोचता है, इस सोड से मुझे एक अपनापन सा फील होता है। ये मुझे रिजेक्ट भी नहीं करती और वो रेड मेडो दूसरों की ची अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे उनके लिए उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे लिए नहीं, बल्कि उसमें रहकर मुझे सेफ फील होता है। ये दोनों चीजें हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर की लेगेसी हैं। क्या मेरा उससे कोई रिश्ता है? सूमिंग अपनी आंखें बंद करता है और केव के एंट्रेंस पर खड़े खड़े हवा को महसूस करता है। सूमिंग सोचता है, इस सोड ने मेरे शरीर में फ्लैश और ब्लड का एक रास्ता खोल दिया है। ये रास्ता शायद मुझे ब्रांडिंग आर्ट को मेंटेन करने के लिए दुनिया से पावर अब्सॉर्ब करने देगा। सूमिंग अपनी आंखें खोलता है। यह उसके लिए इस इंसिडेंट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, छोटी सोड के अलावा। जैसे ही वो वहां खड़ा होता है, उसे चारों ओर से ऑरा की हल्की हल्की धाराएं अपने अंदर जाती महसूस होती हैं, जो उसके पोर्स से अंदर जा रही हैं। हालांकि अभी वो सिर्फ एक छोटी सी धारा की तरह है, लेकिन अगर वो ऐसे ही करता रहा तो एक दिन ये लहरों की तरह अंदर आएगी। सूमिंग सोचता है, ये प्रैक्टिस ची की प्रैक्टिस से अलग है। मैंने अपने खून को जमा करके ब्लड वेन्स की पावर बनाई, जिससे मेरा शरीर मजबूत हुआ और मुझे जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ मिली। यही ब्लड सॉलिडिफिकेशन कहलाती है। यह प्रैक्टिस साफ तौर पर ब्लड वेन्स की नहीं है, बल्कि दुनिया में मौजूद ऑरा से जुड़ी है। अगर ऐसा है तो मैं इसे ऑरा कन्वर्जेंस कहूंगा। ब्लड सॉलिडिफिकेशन से मुझे एंडलेस पावर मिलती है और मैं अपने खून से अलग अलग बजरकर आर्ट्स चला सकता हूं। ऑरा कन्वर्जेंस के अभी सिर्फ 2 यूजेस हैं, लेकिन यह बहुत स्ट्रांग है। सूमिंग कोई साइन नहीं बनाता, न ही कोई स्टोन कॉइन पकड़ता है, लेकिन सिर्फ एक सोच के साथ 2000 फीट के दायरे में मौजूद सब कुछ उसके दिमाग में आ जाता है।
उसी समय सोड का मार्क जो गायब हो गया था फिर से सूमिंग के ब्राउज के बीच चमकता है। जैसे ही विरसेंट लाइट आती है, छोटी सोड सूमिंग के ब्राउज से बिजली की तरह दूर निकल जाती है। वो इतनी तेज जाती है कि नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। सूमिंग के चारों ओर 2000 फीट के एरिया में विरसेंट आर्क्स घूमने लगती हैं। वो लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन उसी एरिया तक सीमित रहती हैं। जैसे ही वो एरिया से बाहर जाती है, विरसेंट लाइट फीकी पड़ जाती है, जैसे अब वो स्टेबल नहीं रह सकती। लेकिन सूमिंग के लिए वो 2000 फीट काफी हैं। हालांकि उस छोटी सोड को चलाना आसान नहीं था। कुछ ही सांसों में उसे सिर दर्द और नजर धुंधली होने लगती है। उसके शरीर में जो ऑरा बड़ी मुश्किल से जमा हुई थी वो एकदम खाली हो जाती है, जिससे दिमाग में 2000 फीट का एरिया सिकुड़ता जाता है। यानी ये सब ज्यादा ड्रेनेज की वजह से हो रहा है। सूमिंग सोचता है, 5 ब्रेथ्स मेरे लिए ठीक हैं। अगर मैं इससे ज्यादा देर तक सोड चलाऊं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सूमिंग जल्दी से छोटी सोड को वापस अपने ब्राउज के बीच बुला लेता है। उस वक्त उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन वो आसपास की ऑरा को जल्दी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। वो बस धीरे धीरे ही उसे अपने शरीर में जमा कर सकता है। सूमिंग सोचता है, ये प्रैक्टिस जिसमें मैं आसपास की ऑरा जमा करता हूं इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास अब्सॉर्ब करने का तरीका नहीं है, इसलिए अभी ऐसा है। लेकिन हन माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर के पास शायद अब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाने का तरीका हो। सूमिंग अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती में रखी स्टोरेज बैग को छूता है और एक व्हाइट स्टोन कॉइन तुरंत उसके हाथ में आ जाता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उसे साफ महसूस होता है कि उसमें वही प्रेजेंस है और वो तेजी से उसके शरीर में अब्सॉर्ब हो रही है। जैसे ही वो ऑरा अब्सॉर्ब करता है, उसका सिर दर्द गायब हो जाता है और दिमाग फिर से सामान्य हो जाता है। हालांकि अब वो व्हाइट स्टोन कॉइन थोड़ी फीकी हो गई थी। सूमिंग सोचता है, अब समझ आया हान फेजी और स्वेन लून इसके पीछे क्यों हैं। अगर मैं इस बिल्कुल अलग प्रैक्टिस को ब्लड सोलिडिफिकेशन के साथ पूरी तरह मिला दूं तो मेरी ताकत, लगता है मुझे सच में हान माउंटेन ट्राइब के एंसेस्टर की ग्रेव में जाना चाहिए। सूमिंग आगे बढ़ता है और माउंटेन केव छोड़ देता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि रिमोट माउंटेन के और गहरे हिस्सों में दौड़ जाता है। सूमिंग सोचता है, माउंटेन स्पिरिट का असर खत्म हो गया है और मैंने सारा बजरकर ब्लड भी अब्सॉर्ब कर लिया है। अब मेरे पास काफी की है और मेरी ब्लड वेन्स भी बहुत बढ़ गई हैं। यही समय है ब्लड की बर्निंग का। अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। उसके बाद मैं कभी कमजोर नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं पूरी ताकत से छोटी सोड, ऑरा कन्वर्जेंस और विंग्स ऑफ द मून की सोल्स के साथ लड़ूं तो क्या मैं अब भी ट्रांसेंडेंस वालों से हार जाऊंगा? सूमिंग के चेहरे पर उम्मीद और दृढ़ता दोनों हैं। सूमिंग लगातार करीब हाफ अ मंथ बिना रुके दौड़ता है। अब हान माउंटेन ट्राइब उससे बहुत पीछे छूट गया है। वो एक खुले इलाके में पहुंच गया है। आसमान बहुत नीला है। चारों ओर पहाड़ और पहाड़ी श्रृंखलाएं बिखरी हुई हैं और सिर्फ पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां कोई इंसान नहीं दिखता। ये एक सुनसान जगह थी और यही वो जगह थी जिसे सूमिंग ने अपनी आइसोलेशन के लिए चुना था। वो यहां 5th बार ब्लड बर्निंग करेगा और अपने शरीर में फिर से ब्लड वेन्स बढ़ाएगा। ब्लड बर्निंग के दौरान आसमान और धरती में बदलाव आता है, लेकिन ऐसी जगह जहां कम लोग आते हैं वहां इस बदलाव को कोई देख भी नहीं पाएगा। सूमिंग पहाड़ी श्रृंखला की एक चोटी पर 7 डेज तक बैठा रहता है। इन 7 डेज में वो हिलता भी नहीं। वो बस अपनी सी के प्रवाह में डूबा रहता है और फुल मून का इंतजार करता है। 3 डेज और बीत जाते हैं। जब रात आती है, आसमान में अंधेरा है, लेकिन चांद पूरा है। कोई कटाव नहीं, एकदम गोल। जैसे ही फुल मून आता है, सूमिंग जो 10 डेज से वहां बैठा था अपनी आंखें खोलता है। हिफंग अब सूमिंग के शरीर के अंदर ब्रांड से ढका हुआ है। वो बाहर क्या हो रहा है नहीं देख सकता। सूमिंग नहीं चाहता कि कोई उसके सीक्रेट के बारे में जाने। चांद की परछाई उसकी आंखों में झलकती है। वो सिर उठाकर आसमान में फुल मून को देखता है। गहरी सांस लेकर वो अचानक अपनी ची सर्कुलेट करता है। चारों ओर धमाके की आवाजें गूंज जाती हैं। यह पहली बार था जब सूमिंग ने सारा ची बाहर निकाला। बजरकर ब्लड अब्सॉर्ब करने के बाद 400 ब्लड वेन्स तुरंत सूमिंग के शरीर पर उभर आती हैं। लाल रोशनी तेजी से चमकती है और छोटी को लाल कर देती है। सूमिंग का चेहरा गंभीर है। जैसे जैसे चांद की परछाई उसकी आंखों में और साफ होती है, उसके शरीर में और ब्लड वेन्स उभर आती हैं। ब्लड वेन्स की गिनती 400 से बढ़कर 460 हो जाती है। वो पूरे शरीर को ढक लेती है, जिससे उसके चारों ओर की ब्लड रेड लाइट और तेज हो जाती है। लेकिन ये सूमिंग की पीक नहीं थी। वो गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों का सफेद हिस्सा भी लाल हो जाता है। ये लाल रंग न तो गुस्से से है न एक्साइटमेंट से, बल्कि इसलिए
क्योंकि सू मिंग की ची अपने पीक पर है। जैसे ही वो अपनी ची सर्कुलेट करता है, उसकी आंखों में खून भर जाता है, जिससे उसकी आंखें ब्लड शॉट हो जाती हैं। इसके बाद उसके शरीर पर और ब्लड वेन्स उभर आती हैं, 470, 480, 490। और जब गिनती 510 तक पहुंचती है तो सू मिंग के शरीर से एक जबरदस्त प्रेजेंस फूट पड़ती है। यह उसका पीक था, सारा बर्सर्कर ब्लड अब्सॉर्ब करने के बाद। असल में बर्सर्कर ब्लड से इतना बड़ा असर नहीं होना था, लेकिन सू मिंग इतनी ज्यादा ब्लड वेन्स इसलिए बढ़ा पाया क्योंकि उसने सालों तक माउंटेन स्पिरिट भी खूब लिया था। भले ही माउंटेन स्पिरिट का असर खत्म हो गया हो, उसके शरीर में बचा रेजिड्यू अब भी कुछ असर रखता था। बर्सर्कर ब्लड के असर से उसका शरीर जैसे पूरी तरह साफ हो गया और उसकी पोटेंशियल पूरी तरह खुल गई। इसलिए इतना जबरदस्त असर हुआ। ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 8th स्टेज के बाद 9th, 10th और 11th लेवल तक पहुंचने के लिए अब ब्लड वेन्स की कोई तय संख्या नहीं होती, लेकिन कोई भी बर्सर्कर जो 500 से ज्यादा वेन्स मैनिफेस्ट कर ले, उसे बाद के चरण लेटर स्टेज का बर्सर्कर कहा जाता है। डेजिग्नेशन भले ही एक जैसी हो, लेकिन हकीकत में हर इंसान में फर्क होता है। 500 ब्लड वेन्स वाले को भी लेटर स्टेज कहते हैं, 781 वाले को भी, 900 वाले को भी। यहां तक कि अगर कोई बर्सर्कर 949 ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट कर ले, तब भी उसे लेटर स्टेज ही कहा जाएगा। सिर्फ वो लोग जो 950 से ज्यादा ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट कर लें, उन्हें ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म की कंप्लीशन मानी जाती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। और जो 980 से ज्यादा ब्लड वेन्स मैनिफेस्ट कर लें, उन्हें ग्रेट कंप्लीशन का लेजेंडरी टाइटल मिलता है, लेकिन ऐसे लोग बड़े ट्राइब्स में भी बहुत रेयर होते हैं। सू मिंग की सारी ची बाहर आ जाती है। वो आसमान में चांद को देखता है। उसकी आंखों में आग है और उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा है। दूर से देखने पर वो आग के इंसान जैसा लगता है। उसका चेहरा शांत है। वो धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाता है, फिर अपनी उंगली काटता है और खून बहता है। वो अपनी उंगली एक झटके में अपनी बाईं आंख पर रखता है। वो खून आग को छूता है और सू मिंग के एक शक्तिशाली बर्सर्कर बनने के इरादे को जला देता है। ब्लड की बर्निंग इसी पल शुरू होती है। सूरज उगता और डूबता रहा। बादल आते जाते रहे। 5 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इन 5 महीनों में इन दूर दराज पहाड़ों में कई बार जबरदस्त बदलाव हुए। कभी कभी जमीन हिल जाती थी और ढेर सारे पक्षी और जानवर दूर भाग जाते थे, जैसे ये जगह कोई फॉरबिडन लैंड बन गई हो। यहां बहुत सारे पेड़ भी अचानक सफेद हो गए और सूख कर खोखले हो गए, जैसे उनमें से सारी लाइफ निकल गई हो। पेड़ों से प्रभावित इलाका भी बहुत बड़ा था, लगभग दर्जनों ली के गोल दायरे में फैला हुआ। आसमान से देखने पर सूखे पेड़ों के नीचे की जमीन में अनगिनत दरारें थीं, जैसे यहां कोई भयंकर ड्राउट पड़ा हो। लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग में ऐसा नजारा बहुत रेयर था, क्योंकि यहां बारिश भरपूर होती थी। ड्राउट होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, हर बार जब फुल मून इस जमीन पर आती तो हाउल सुनाई देने लगती थी। ये हाउल्स इंसानों की नहीं लगती थीं और इन्हें कानों से सुनना भी मुश्किल था। सिर्फ वही लोग जिनका कल्टीवेशन लेवल अच्छा था, अगर पास आते तो इन्हें महसूस कर सकते थे। फुल मून की रातों में ये हाउल्स बहुत तेज हो जाती थीं और तब जगह जगह मूनलाइट गिरती थी। जमीन की दरारों से गर्म हवा ऊपर उठती थी, जैसे पूरी रिमोट माउंटेन जल रही हो। शाम का वक्त था। इस जगह जो किसी फॉरबिडन लैंड जैसी लगती थी, वहां 4 लोग दिखाई दिए। ये चारों लोग बहुत सावधान थे और आगे नहीं बढ़ रहे थे। ग्रुप का लीडर एक बूढ़ा आदमी था। उसने नीला चोगा पहना था, शरीर पतला और सूखा था। उसका कद बड़ा था और पूरे शरीर से एक सख्त प्रेजेंस आ रही थी। उसके पीछे 2 आदमी और एक औरत थीं। उनमें बूढ़े आदमी जैसी प्रेजेंस नहीं थी, खासकर औरत में। बूढ़े आदमी की सख्ती के मुकाबले वो बहुत खूबसूरत थी। मिडिल एज्ड आदमी सावधानी से पूछता है, फादर, क्या यही वो जगह है जिसके बारे में आपने बताया था? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे समझाता है, बिल्कुल, 2 महीने पहले मैं यहां से गुजरा था और ये अजीब नजारे देखे थे। यहां के ज्यादातर पौधे सूख चुके हैं, जमीन भी बेजान हो गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सब इस बात का इशारा है कि यहां कोई ट्रेजर जन्म लेने वाला है। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक थी। उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत अच्छा था। भले ही वो ट्रांसेंडेंस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के बाद के चरण में था। बाकी 3 लोग, 2 तो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 5वें लेवल पर थे और तीसरा मिडिल एज्ड आदमी 7वें लेवल पर था। बूढ़ा आदमी आगे कहता है, मैंने अपने लोगों को इस जगह के बारे में नहीं बताया। हमारे ट्राइब में स्टेटस नॉर्मल है और हमें डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पर होली लैंड में जाने का हक नहीं है। यह सब इसलिए है क्योंकि मैं अपने कल्टीवेशन लेवल के कारण ट्रांसेंड नहीं कर पाया। मेरी उम्मीद अब तुम पर है। अगर मैं ये ट्रेजर पा सका तो शायद तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पास है
अब तो लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग के चारों ओर फॉग भी फैलने लगी है। ट्राइब होली लैंड में जाने की तैयारी में बिजी है। किसी को हमारी मूवमेंट्स का पता नहीं चलेगा। बूढ़ा आदमी दूर जमीन की ओर देखता है। शाम हो रही थी। दूर हल्की फॉग थी। अगर कोई ऊपर से जमीन को देखता तो दिखता कि बहुत सारी फॉग निकल रही है और लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग के बड़े हिस्से को ढक रही है। मिडिल एज्ड आदमी गहरी सांस लेता है और सिर हिलाता है। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, दाओ एयर और शान एयर, तुम दोनों पीछे रहना। यहां कोई डेथ ओरा बाहर नहीं आ रही, लेकिन सूखे पेड़ों में वो छुपी है। तुम दोनों उसे अब्जॉर्ब कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बूढ़ा आदमी आसमान की ओर देखता है और धीरे धीरे बोलता है। बूढ़ा आदमी आगे बताता है, हर रात यहां कुछ बदलाव आता है। मैंने कई दिन तक देख परख कर एक बार अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन 10,000 फीट चलने के बाद रुक गया। लेकिन ट्राइब की डेथ एसेंस पर्ल के साथ अब मैं और अंदर जा सकता हूं। उसकी आंखों में उत्साह था। मिडिल एज्ड आदमी हिचकिचाते हुए कहता है, फादर, हो सकता है ये ट्रेजर की वजह से नहीं, बल्कि कोई सीनियर यहां ट्रेनिंग कर रहा हो। अगर हमारी सोच गलत निकली तो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए जवाब देता है, अच्छा है कि तुम्हें चिंता है। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम अंदर गया तो कोई मुसीबत नहीं आई। सबसे जरूरी बात, पौधों और जमीन में सिर्फ लाइफ नहीं रही, लेकिन डेथ ओरा फैली नहीं है। अगर कोई सीनियर यहां ट्रेनिंग कर रहा होता और इतनी बड़ी तब्दीली लाता तो वो इस डेथ ओरा का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? ये सब सिर्फ ट्रेजर के जन्म से ही एक्सप्लेन हो सकता है। बात करते करते डस्क बीत गई। पूरा आसमान अंधेरा हो गया। आसमान में क्रेसेंट मून आ गई और मून लाइट जमीन पर बिखर गई। बूढ़ा आदमी निर्णय के साथ कहता है, ज्यादा मत सोचो, अब चलते हैं। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर सूखे जंगल में आगे बढ़ता है। उसके पीछे मिडिल एज्ड आदमी सावधानी से चलता है। दोनों यंगस्टर्स एक्साइटमेंट में सूखे पेड़ों से डेथ ऑरा अब्सॉर्ब करते हुए पीछे पीछे चलते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह बढ़ता जा रहा है। वो लोग तेज नहीं चल रहे थे। जैसे जैसे वो डेड फॉरेस्ट में आगे बढ़ते गए, क्रैक्ड अर्थ और सूखे पौधे उनकी नजरों में आते रहे। बूढ़ा आदमी भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे पर पसीना आ गया था। मिडिल एज्ड आदमी सोचता है, अगर सिर्फ सूखे पौधे होते तो इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन जमीन भी बुरी तरह फटी हुई है। यहां की जमीन भी बेजान हो गई है और यह पुकियांग ट्राइब के लोगों के लिए ट्रेनिंग की बेहतरीन जगह है। काश मैं यहां ट्रेन कर सकता, लेकिन अफसोस यहां डेथ ऑरा उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ट्राइब में। वो गहरी सांस लेकर ट्रेजर ढूंढने के लिए फिर से उत्साहित हो जाता है। मेल और फीमेल यंगस्टर अब हैरान थे। अब उनमें एक्साइटमेंट या ईगरनेस नहीं थी, बल्कि वो नर्वस हो गए थे। इसी वक्त दूर किसी छोटी से अचानक हाउल सुनाई देने लगती हैं। ये हाउल्स बहुत तेज थीं और आम लोग इन्हें सुन नहीं सकते थे। सिर्फ जिनके पास पावर है वही इन्हें महसूस कर सकते हैं। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल जाता है। उसे साफ सुनाई देता है। मिडिल एज्ड आदमी को भी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी ची अपने आप सर्कुलेट होने लगती है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अगर उसकी ये हालत थी तो दोनों यंगस्टर्स की हालत और भी खराब थी। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। भले ही उन्हें हाउल सुनाई नहीं दी, लेकिन उन्हें लगा जैसे उनका दिल फटने वाला है। बूढ़ा आदमी ठंडी आवाज में हकारता है और अपने दाहिने हाथ से ब्लैक पर्ल निकालता है। पर्ल के आते ही प्लांट्स और अर्थ से ब्लैक एयर निकलकर पर्ल में समा जाती है और ब्लैक लाइट की एक स्क्रीन बन जाती है जो चारों को ढक लेती है। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, मैं लास्ट टाइम यहां तक आया था। अब डेथ एसेंस पर्ल के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना ये हाउलिंग और तेज हो जाती और परेशानी बन जाती। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है। तीनों लोग उसके पीछे जल्दी जल्दी चलते हैं। ब्लैक लाइट की स्क्रीन की सुरक्षा में वो धीरे धीरे जमीन के गहरे हिस्से की ओर पहाड़ की तरफ बढ़ते हैं। मूनलाइट में पहाड़ धुंधला है, साफ नहीं दिखता, लेकिन स्क्रीन के बावजूद भी वो लोग हाउल्स के बीच अंदर जा रहे थे। बूढ़ा आदमी जोश में कहता है, ट्रेजर जरूर माउंटेन की पीक पर होगा। वो एक्साइटमेंट को दबाकर तेजी से आगे बढ़ता है और बाकी तीनों को लेकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है। ऊपर की जगह वीरान थी। यहां के पौधे कब के राख बन चुके थे। पूरी पहाड़ी में अनगिनत दरारें थीं, जिससे वो डरावनी लग रही थीं। लेकिन बूढ़ा आदमी इन सब पर ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, वो जल्दी ही पहाड़ के धुंधले हिस्से में पहुंच जाते हैं। इसी पल बूढ़ा आदमी अचानक रुक जाता है। उसके पीछे मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा एकदम सफेद हो जाता है और उसके चेहरे पर डर आ जाता है। समिट पर, जो उनसे 100 फीट दूर था, वहां कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक इंसान क्रॉस लेगेड बैठा था। वो लोग सामने बैठे इंसान की आकृति साफ देख सकते थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त प्रेजेंस पूरे माहौल में फैल गई थी, जिससे बूढ़ा आदमी और मिडिल एज्ड आदमी दोनों के दिल बेकाबू हो गए। ये एजिटेशन से नहीं, एंग्जाइटी से था। असल में उस इंसान के चारों ओर की स्पेस भी ट्विस्ट हो रही थी
और हाउल्स भी ट्विस्टेड स्पेस से ही आ रही थीं। बूढ़े आदमी की आंखें फैल जाती हैं। वो स्टन्ड है और पीछे हटने ही वाला था कि उसी वक्त उनके सामने बैठी धुंधली आकृति धीरे धीरे आंखें खोलती है। उस गहरे नजर में एक अलूफ लुक था। एक ठंडी नजर से वो बूढ़े आदमी को देखता है और बूढ़े आदमी के सिर में धमाका सा हो जाता है। उसकी ची अपने आप सर्कुलेट होने लगती है। वो जल्दी से पीछे हटता है और पेल फेस्ड मिडिल एज्ड आदमी को, जो जैसे बिजली का झटका खा गया था, और दोनों यंगस्टर्स को, जो उस नजर के दबाव को सह नहीं पा रहे थे, साथ लेकर पीछे हट जाता है। लेकिन जब वो लोग 500 फीट दूर पहुंचे तो चारों के शरीर कांप गए, क्योंकि एक भयंकर अदृश्य प्रेजेंस अचानक प्रकट हो गई और उन्हें जकड़ लिया। चारों ओर मूनलाइट गिरने लगी, जिससे उनके दिलों में जबरदस्त खतरे का एहसास भर गया। बूढ़ा आदमी सोचता है, ट्रांसेंडेंस, ये इंसान जरूर ट्रांसेंडेंस रेल्म का पावरफुल बजर्कर है, वरना सिर्फ नजर से इतनी पावर नहीं आ सकती। बूढ़ा आदमी रुक जाता है और उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ जाता है। उसे लगता है कि अगर और पीछे हटा तो यकीनन मर जाएगा। बूढ़ा आदमी झुककर डरते हुए कहता है, सीनियर, मैं पुकियांग ट्राइब से हूं, कृपया मेरी गलती माफ करें। वो जल्दी से समिट पर बैठे इंसान की ओर हाथ जोड़कर झुकता है। चेहरा रिस्पेक्टफुल है, भले ही वो नर्वस है। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। हाउल्स भी गायब हो गई थीं। इस खामोशी में वक्त बीतता गया, जिससे चारों ओर ज्यादा नर्वस हो गए। सूमिंग ठंडे स्वर में कहता है, पुचियांग ट्राइब, वो पर्ल छोड़ दो और चले जाओ। सन्नाटे के बीच बूढ़ा आदमी को लगा जैसे सालों बीत गए। जब उसने वो आवाज सुनी तो उसने बिना हिचकिचाए ब्लैक पर्ल उतारकर साइड में रख दी और बाकी तीनों को लेकर जल्दी से पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मौत के मुंह से बच निकला हो। सूखे इलाके से बाहर आने के बाद भी वो लोग कई घंटे भागते रहे, फिर जाकर रुके। बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद था। वो पीछे मुड़कर देखता है, चेहरे पर डर साफ था। उसके लिए ये एक लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी। उसके पास खड़ा मिडिल एज्ड आदमी भी तेजी से सांस ले रहा था। वो बूढ़े आदमी को देखता है और धीरे से पूछता है, फादर, क्या वो ट्रांसेंडेंट बर्सर्कर था? बूढ़ा आदमी थोड़ा सोचकर जवाब देता है, वो सिर्फ कोई आम ट्रांसेंडेंट बर्सर्कर नहीं था, वो ट्रांसेंडेंस रेल्म के मिडिल स्टेज पर होना चाहिए। मिडिल एज्ड आदमी हैरानी से कहता है, मिडिल स्टेज ऑफ द ट्रांसेंडेंस रेल्म? तो क्या एल्डर के बराबर? हैंड माउंटेन सिटी में सिर्फ 3 बर्सर्कर्स हैं जो मिडिल स्टेज ऑफ द ट्रांसेंडेंस रेल्म पर हैं। बाकी दोनों यंगस्टर भी हैरान थे और डर अब भी उन पर हावी था। बूढ़ा आदमी सख्ती से कहता है, यह बात किसी को मत बताना। ऐसे पावरफुल बर्सर्कर से पंगा नहीं लेना चाहिए। गनीमत है कि उसने हमें मारने में इंटरेस्ट नहीं लिया, वरना उसका दिल सिहर जाता है। वो जल्दी से बाकी तीनों को लेकर वहां से चला जाता है। सूमिंग समिट पर चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में ब्लैक पर्ल थी जो बूढ़े आदमी छोड़ गया था। सूमिंग पर्ल को देर तक देखता है, फिर उसे स्टोरेज बैग में रखकर खड़ा हो जाता है। सूमिंग धीरे से बड़बड़ाता है, 5th बर्निंग ऑफ ब्लड लोगों को गहरी नींद में डाल देती है। वो सिर उठाकर दूर जमीन की ओर देखता है। भले ही अंधेरा था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था कि जमीन पर फॉग की एक परत फैली हुई है। हिफेंग मन में सावधानी से कहता है, मास्टर, आप 5 महीने से ज्यादा सो रहे थे। डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन बस आने ही वाला है। अगले कुछ दिनों में पूरी लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग मिस्ट से ढक जाएगी। इन 5 महीनों में भले ही उसका बाहर से संपर्क कम था, लेकिन जैसे जैसे सूमिंग गहरी नींद में था और हीफेंग उसके शरीर से बाहर नहीं जा सकता था, उसे साफ महसूस हो रहा था कि सूमिंग लगातार और मजबूत होता जा रहा है। यह ताकत हीफेंग को डराती थी और अब उसके लिए सूमिंग और भी मिस्टीरियस बन गया था। सूमिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो समिट पर शांत बैठा रहता है और दूर के फॉग को देखता है। फॉग भले ही पतली लग रही हो, लेकिन उसने इतनी बड़ी जगह घेर रखी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे लोग फॉग के समुंदर में हैं। यह खास मौसम सूमिंग ने पहले कभी नहीं देखा था। वो डार्क माउंटेन में 10 साल से ज्यादा रहा था, लेकिन सुबह के अलावा कभी कभार ही फॉग जमीन को ढकती थी, वो भी इतनी बड़ी जगह पर तो कभी नहीं। सूमिंग धीरे से बड़बड़ाता है, द डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन। सूमिंग अपना सिर झुका लेता है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक लेते हैं और वो वैसे ही बैठा रहता है जैसे फिर से गहरी नींद में चला गया हो। हिफेंग थोड़ी देर हिचकिचाता है, फिर धीमे स्वर में बोलता है, मास्टर, डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन वही दिन है जब तीनों ट्राइब्स हान माउंटेन सिटी की टनल खोलते हैं। अब हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। सूमिंग कुछ नहीं बोलता। 1 और घंटा बीत जाता है। फॉग और गहरी हो जाती है। तब वो सिर उठाता है। वो धीरे धीरे समिट पर खड़ा हो जाता है। हवा में उसके बाल उड़ते हैं। जैसे ही बाल पीछे उड़ते हैं, उसके चेहरे पर हल्का सा स्कार दिखता है। वो जमीन पर फैली फॉग को देखता है
और अपना दायां हाथ छाती में डालकर एक काले रंग का हुड वाला लॉन्ग रोब निकालता है। पुराने कपड़े बदलकर वो स्टोरेज बैग से एक और चीज निकालता है। वो थी ब्लैक मास्क। सू मिंग उसे पहन लेता है। जैसे ही वो मास्क पहनता है, उसकी प्रेजेंस एकदम बदल जाती है, जैसे वो वहां है ही नहीं। जब तक कोई उसे ढूंढे नहीं, तब तक उसे नोटिस करना मुश्किल हो जाता है। मास्क काला था, जिससे सू मिंग की शक्ल डरावनी और अजीब सी लग रही थी। अब उसका चेहरा और एक्सप्रेशन दोनों नहीं दिख रहे थे। सिर्फ उसकी ठंडी नजरें मास्क की आंखों के छेद से बाहर झलक रही थीं। सू मिंग के लंबे बाल और सिर दोनों ब्लैक रोब के हुड में छुपे थे। सिर्फ वो डरावना ब्लैक मास्क दिख रहा था, जिससे उसमें एक मिस्टीरियस प्रेजेंस आ रही थी। हिफंग जब सू मिंग को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे अजीब सा लगता है कि उसने ऐसा सू मिंग पहले कहीं देखा है, लेकिन सोचने से पहले ही सू मिंग आगे बढ़ जाता है। जब वो पहली बार यहां आया था, तब भले ही सू मिंग ने पूरी स्पीड न लगाई हो, उसे सफर में आधा महीना लगा था। लेकिन अब जब वो लौट रहा है तो घने फॉग में उसे सिर्फ 6 दिन लगते हैं। 6 दिन में वो आइसोलेशन वाली जगह से हान माउंटेन सिटी के इलाके में पहुंच जाता है। भले ही वो हान माउंटेन सिटी खुद में नहीं पहुंचा, लेकिन अब वो वहां से दूर नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, इलाके में फॉग और गहरी हो जाती है। अब दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर चीज फॉग में छुपी थी। इन दिनों पक्षी और जानवर भी छुपे हुए थे, जैसे बाहर आने से डर रहे हों। पूरी जमीन शांत थी। सिर्फ सू मिंग के तेज दौड़ने की आवाज आती थी। 3 दिन और बीत जाते हैं। सू मिंग हान माउंटेन सिटी की तरफ इतनी तेजी से दौड़ता है कि हिफंग के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। तीसरे दिन सू मिंग उसी समिट पर खड़ा होता है जहां से वो पहली बार हान माउंटेन सिटी गया था, और फॉग में छुपे शहर और उसे घेरती 3 पहाड़ियों को देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब वाली पहाड़ी की ओर बढ़ता है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की पहाड़ी फॉग में छुपी थी, लेकिन फॉग सिर्फ पहाड़ी के बॉर्डर तक थी। पहाड़ी के अंदर फॉग पतली थी और वहां कुछ विजिबिलिटी थी। वो पहाड़ी बहुत बड़ी थी और जमीन से काफी ऊंची उठी हुई थी। फॉग में ढकी होने की वजह से नीचे से देखने पर हर किसी को खुद बहुत छोटा महसूस होता था। सू मिंग ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की पहाड़ी के नीचे खड़ा होता है। वो सिर उठाकर पहाड़ी को कुछ देर देखता है। उसके सामने एक सीढ़ी थी जो करीब 100 फीट चौड़ी थी और सीधा पहाड़ी की चोटी तक जाती थी। यही ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब तक जाने का एकमात्र रास्ता था। सू मिंग सोचता है, मैंने फंग मू से मिलने का वादा तोड़ा, इसलिए मुझे यहां आना ही होगा। सू मिंग नजरें झुकाता है और सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। जैसे ही उसका पैर ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की सीढ़ियों पर पड़ता है, उस पर एक जबरदस्त दबाव आ जाता है। यह दबाव किसी बजरकर का नहीं था, बल्कि खुद पहाड़ी का था। उसी वक्त पहाड़ी के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है। गूंजती आवाज, रुक जाओ, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब 1 महीने के लिए बंद है। किसी भी विजिटर को एंट्री नहीं है। सू मिंग अपने कदम रोकता है। उसकी नजरें शांत हैं। वो सीधी पहाड़ी की छोटी तक जाती सीढ़ियों को देखता है। उसे महसूस होता है कि इस दबाव में जबरदस्त ताकत है। अगर वो इसका विरोध करता है तो मतलब वो पूरे ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब को दुश्मन बना लेगा। हिफंग जल्दी से समझाता है, मास्टर, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। यह ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की बर्जर्कर प्रोटेक्टर स्टैच्यू की पावर है। यह पूरी पहाड़ी की रक्षा करती है। डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पास है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब बहुत अलर्ट है। वो आउटसाइडर्स को ट्राइब में आने नहीं देंगे। हमें अंदर घुसना नहीं चाहिए। अगर आपको हान माउंटेन सिटी की टनल में जाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हिफंग जानता था कि आजकल हान माउंटेन की तीनों ट्राइब्स कितनी स्ट्रांग हैं। अगर वो होता तो कभी यहां ना आता, बल्कि किसी और तरीके से टनल में घुसता। हिफंग फिर से जल्दी में कहता है, मास्टर, रिस्क मत लीजिए, हम यहां घुस नहीं सकते। हिफंग देखता है कि सू मिंग उसकी बात अनसुनी कर रहा है, तो फिर से बोलता है। उसे डर है कि सू मिंग कम उम्र का है और अनुभव कम है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में घुसना उसे बेकार लगता है। इससे उसे चोट भी लग सकती है और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब नाराज भी हो सकता है। ऊपर से कुछ हासिल भी नहीं होगा। सू मिंग चुप रहता है। काफी देर बाद वो सीढ़ियों से नजरें हटा लेता है। सू मिंग धीरे से ठंडे स्वर में कहता है, मैंने फैसला कर लिया है। वो फिर से सीढ़ियों की ओर पैर बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर दूसरी बार सीढ़ी पर पड़ता है, पहाड़ी से एक तेज गूंजती आवाज आती है। गूंजती आवाज, जो भी घुसपैठ करेगा उसकी ताकत नष्ट कर दी जाएगी, हान माउंटेन से निकाल दिया जाएगा और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। आवाज धीरे धीरे गायब हो जाती है, लेकिन पहाड़ी का दबाव और भी बढ़ जाता है, जिससे सू मिंग के चारों ओर की फॉग ऐसे हट जाती है जैसे उस दबाव से डर रही हो। हिफंग परेशान होकर, मास्टर। हिफंग समझ नहीं पाता। वो सू मिंग को रोकने ही वाला था,
लेकिन सुमिंग फिर से आगे बढ़ जाता है और सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। हिफेंग सुमिंग की हरकतें समझ नहीं पाता। उसके हिसाब से तो चुपचाप टनल में घुसना ही सबसे अच्छा तरीका था। यह उसकी स्टेटस से जुड़ा था। वो अपनी असली पहचान छुपाना चाहता था ताकि कोई एक्स्ट्रा मुसीबत ना हो, लेकिन सुमिंग ऐसा नहीं सोचता। हान माउंटेन की तीनों ट्राइब्स सैकड़ों साल से हान माउंटेन ट्राइब पर काबिज हैं। वो कई बार हिडन ग्राउंड्स में जा चुके हैं और इतनी सावधानी के साथ वो कभी भी अनगिनत लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। उनकी गिनती फिक्स होगी और शायद सब एक दूसरे को जानते भी होंगे। अगर ऐसा है तो कब्र में किसी अनजान को देखकर वो सब मिलकर हमला कर देंगे। ऐसा हुआ तो सुमिंग तीनों ट्राइब्स का दुश्मन बन जाएगा। असल में चुपके से घुसना अभी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में घुसने से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो खुद को मुसीबत में डालना ही है। भले ही मास्क असली पहचान छुपा ले, फिर भी पहचान उजागर होने का खतरा रहेगा। यही असली रिस्क है। हिफेंग वो रास्ता चुन सकता था क्योंकि हान फेजी से उसका पहले ट्रेड हो चुका था और वो हान माउंटेन ट्राइब का अकेला सदस्य था। उसे और तरीके पता होना हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन सुमिंग आउटसाइडर था। अगर वो रास्ता चुनता तो उसके लिए बहुत रिस्की होता। सुमिंग दृढ़ता से कहता है, मैं तो जाऊंगा ही, चाहे तरीका कोई भी हो। छुप छुप कर रिस्क लेने से अच्छा है मैं गर्व और सम्मान के साथ अंदर जाऊं। फैसला करके वो वहीं खड़ा होता है और गहरी सांस लेकर अपनी आवाज पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाता है। सुमिंग ऊंची आवाज में बोलता है, मैं मो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के ट्राइब लीडर से मिलने आया हूं। उसकी आवाज गूंजती है और पूरे पहाड़ में फैल जाती है, जिससे देर तक एकोज गूंजती रहती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर अचानक पहाड़ी का दबाव गायब हो जाता है। सुमिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब एक मिडिल साइज ट्राइब थी। वहां बहुत लोग थे। पूरी पहाड़ी ट्राइब का हिस्सा थी और चारों तरफ फैली थी। सुमिंग जैसे जैसे अंदर गया, उसने देखा कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के बहुत से लोग उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे रोकने नहीं आया। असल में पहाड़ी की कोई छोटी नहीं थी। ऊपर का हिस्सा एकदम सपाट था, जैसे समिट को काट दिया गया हो। वहां पर और उसके चारों ओर इमारतें बनी थीं, जो मिलकर पहाड़ के ऊपर ट्राइब बनाती थीं। पहाड़ी के किनारे भी एक बड़ा खाली इलाका था। वहां पर भी इमारतें बनी थीं, जैसे पहाड़ में गड़ी हुई हों, और ये इमारतें पहाड़ के ऊपर तक जाती थीं। यह साफ था कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की सिर्फ यही टेरिटरी नहीं थी। सुमिंग वहां खड़ा था तो दूर फॉग में दूसरी पहाड़ियों के हल्के कॉन्टूर भी देख सकता था। सुमिंग के सामने एक टीनेजर था, फंग मू। उसने जैसे ही सुमिंग को देखा, पहले तो चौंक गया। उसने कभी सुमिंग का असली चेहरा नहीं देखा था। मास्क देखकर उसे शक हुआ। फंग मू सावधानी से पीछे हटते हुए पूछता है, सीनियर मू? सुमिंग रूखे स्वर में कहता है, रास्ता दिखाओ। आवाज सुनकर फंग मू राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट आ जाता है और वो हाथ जोड़कर सुमिंग को ग्रीट करता है। फंग मू आगे बढ़ते हुए हल्के दुखी स्वर में कहता है, सीनियर, आपने कहा था आधा साल बाद मिलेंगे, लेकिन जब मैं वहां गया आप नहीं थे। सुमिंग हल्के हंसी के साथ, कुछ काम आ गए थे, इसलिए मैंने सीधा तुम्हारे ट्राइब में आने का फैसला किया। सुमिंग ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लोगों और उनकी अनोखी इमारतों को देखता है तो उसे डार्क माउंटेन की याद आ जाती है। आगे बढ़ते हुए कुछ ट्राइब मेंबर फैंगमू को अच्छे से ग्रीट करते हैं, लेकिन सुमिंग को देखकर उनके चेहरे ठंडे हो जाते हैं। सुमिंग ट्राइब को गौर से देखता है, नोटिस करता है कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में बजर्कर्स की तादाद बहुत है। यहां 7वें लेवल तक के ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म वाले लोगों की संख्या विंड स्ट्रीम से कहीं ज्यादा है। ज्यादा वक्त नहीं बीतता। फांग मू की गाइडेंस और इंट्रोडक्शन के बाद सुमिंग को एक टावर में लाया जाता है जो पहाड़ के अंदर बना था। टावर सैकड़ों फीट ऊंचा था, 3 मंजिल थी और उसमें जबरदस्त प्रेजेंस थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल जंगली जानवर आसमान की तरफ दहाड़ रहा हो। फांग मू टावर के बाहर रुककर धीरे से कहता है, मेरे पिता अंदर हैं, उन्होंने मुझे आपको यहां लाने को कहा था। फांग मू धीरे से फुसफुसाते हुए, सीनियर, मेरी आंटी वापस आ गई हैं, वो फ्रीजिंग से हैं। फंगमू बोल ही रहा था कि टावर के अंदर से एक आदमी की ठंडी आवाज आती है। फंगमू अपनी बात रोककर हल्की सी हंसी हंसता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। मिडिल एज्ड आदमी टावर से बाहर आते हुए मुस्कुराकर कहता है, ब्रदर मो, मेरे बेटे ने बदतमीजी की, उसे माफ कर देना, प्लीज ऊपर आकर बात करो। यह मिडिल एज्ड आदमी दिखने में फेंगमू जैसा ही था और वो सुमिंग को मुस्कुराकर देखता है। मिडिल एज्ड आदमी ने वायरेसेंट रोब पहनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वो लंबा चौड़ा और मजबूत दिखता था। जैसे ही वो वहां खड़ा था, ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी पहाड़ी हो। उसकी बाहें लंबी थीं। भले ही उसकी चीप बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी
उसके शरीर से एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। जैसे ही वो सूमिंग को देखता है, सूमिंग भी उसे गौर से देखता है। सूमिंग शांत स्वर में कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फैंग मू पसंद है। सूमिंग आगे बढ़ता है। उसके और फैंग मू के पिता के बीच लगभग दर्जनों कदमों का फासला था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, दूरी कम होती जाती है, लेकिन जितना पास आता है उतना ही उसे उस आदमी का प्रेशर और ज्यादा महसूस होने लगता है। जब वो सिर्फ 5 कदम दूर रह जाता है, तब वो प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाता है। ये एक टेस्ट था, एकदम साफ टेस्ट, जिसे छुपाया नहीं गया था। आदमी वहीं खड़ा रहता है और मुस्कुराते हुए सूमिंग को अपनी तरफ आते देखता है। यह टावर ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के ट्राइब लीडर का इलाका था। यहां सिर्फ ताकतवर बर्जर्कर्स ही कदम रख सकते थे। ट्राइब में भी यही नियम था। जो लोग खास नहीं थे वो बाहर ही रहते थे। जब सूमिंग ट्राइब लीडर से 9 कदम दूर था, तो वो अचानक दाहिने पैर से एक बड़ा कदम बढ़ाता है। सिर्फ उस एक कदम में ही वो 10 फीट की दूरी पार कर लेता है और ट्राइब लीडर से 5 कदम के अंदर पहुंच जाता है। ट्राइब लीडर के कपड़े अचानक फूले, जिससे सूमिंग का कदम रुक जाता है, जैसे वो पैर नीचे नहीं रख पा रहा हो। ऐसा लगता था जैसे वो पीछे हटने वाला है, लेकिन उसी पल सूमिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो ट्राइब लीडर की नजरों में नजर डालता है और उस आदमी का शरीर डोल जाता है। उसके सिर में अचानक तेज दर्द होता है और उसे अपने शरीर से आ रहा प्रेशर कम करना पड़ता है। जैसे ही वो प्रेशर कम करता है, सूमिंग का पैर नीचे पड़ जाता है। सूमिंग झुककर हाथ जोड़कर कहता है, मैं मोसू ट्रैंक्विल ईस्ट के ट्राइब लीडर को ग्रीट करता हूं। विरेसेंट रोब वाले आदमी के चेहरे का भाव नहीं बदलता और वो एक कदम पीछे हटता है, टावर की ओर रास्ता बनाता है। वो भी सूमिंग की तरफ हाथ जोड़कर झुकता है। फंक्शन मुस्कुराकर कहता है, ब्रदर मो, ये भले ही हमारी पहली मुलाकात हो, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा, ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिला हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मुझे फंक्शन कह सकते हैं। आइए ब्रदर मो, इधर। फंक्शन जोर से हंसता है और उसके चेहरे पर दोस्ताना भाव आ जाता है। सूमिंग सिर हिलाकर कहता है, ब्रदर फैंग, चलिए। सूमिंग फंक्शन के साथ टावर के अंदर चला जाता है। फैंगमू दूर से ये सब देखता है तो उसके दिल में राहत की सांस आती है। उसने अपने पिता को बहुत कम ही दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते देखा था, तो साफ था कि सीनियर मो ने फिर से उसके पिता की अप्रूवल पा ली है। वो थोड़ी देर सोचता है और बाहर ही रुकने का फैसला करता है। टावर के अंदर साज सज्जा बहुत साधारण थी। आसपास कोई लग्जरी चीजें नहीं थीं, जिससे एक नेचुरल फीलिंग आती थी। सब कुछ पत्थर से बना था। फंक्शन सूमिंग को एक पत्थर की टेबल पर बैठाता है, खुद हर्ब्स लाता है, उन्हें गर्म पानी में उबालकर उसका लिक्विड कप में डालकर सूमिंग के सामने रखता है। फंक्शन आभार से कहता है, ब्रदर मो, आपने मेरे बेटे की सालों से जो चोटें ठीक की हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। ये ग्रास वुड लीफ भले ही कीमती है, लेकिन आपके लायक नहीं। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। फंक्शन सूमिंग को कृतज्ञता से देखता है। सूमिंग टेबल पर कप में तैरते पत्तों को देखता है। वो बहुत सामान्य लग रहे थे, लेकिन सूमिंग ने ऐसा लिक्विड पहले भी देखा था। उसने एल्डर को जिंगनन के साथ विंडस्ट्रीम ट्राइब में ऐसा लिक्विड पीते देखा था और एल्डर के कुछ एक्शंस भी नोटिस किए थे जब वो ये लिक्विड पीता था। सूमिंग शांत स्वर में कहता है, फंगमू की चोटें उसके शरीर में सालों से थीं। मैंने बस उनका असर थोड़ा कम किया है। सूमिंग भले ही आम तरह से दिख रहा था, लेकिन असल में वो थोड़ा नर्वस था। वो पहले ही ट्राइब लीडर की ताकत समझ चुका था। ये इंसान भले ही अवेकेंड न हो, लेकिन उसके शरीर में 900 से ज्यादा ब्लड वेन्स थीं। असल में अगर ये आदमी चाहे तो अवेकन हो सकता है, लेकिन अब तक नहीं हुआ। मतलब वो और ऊपर जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी सारी ब्लड वेन्स पूरी हो जाएं, उसके बाद ही अवोकन हो। अगर ऐसा हुआ तो भले ही वो अवेकनिंग रेल्म के शुरुआती लेवल पर हो, फिर भी वो मिडिल स्टेज वालों से लड़ सकता है। ब्लड वेन्स नींव की तरह होती हैं। जितनी ज्यादा ब्लड वेन्स उतनी मजबूत नींव। जब वो सब बाहर आती हैं तो असर चौंकाने वाला होता है। लेकिन सूमिंग नर्वस इसलिए नहीं था। वो इसलिए नर्वस था क्योंकि बचपन से और यहां साउथ मॉर्निंग में आने के बाद भी उसने ज्यादातर वक्त अकेले बिताया था। उसे लोगों से बातचीत करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। ऐसे हालात में बैठकर बातचीत करना उसके लिए और भी रेयर था। ऊपर से जिंगनन जैसे लोग भी इस आदमी के स्टेटस के कारण उससे बहुत पोलाइटली पेश आते। फंक्शन मुस्कुराता है और कप उठाता है। वो एक घूंट लेता है, लेकिन उसे पानी में तैरते पत्ते पसंद नहीं आते। कुछ पत्ते उसके मुंह में चले जाते हैं तो वो उन्हें भी निगल लेता है। फंक्शन सोचता है, इस इंसान की ताकत हमेशा की तरह समझ से बाहर है। मान लो उसने अवेकन नहीं किया, लेकिन उसका कंट्रोल बहुत फाइन है और उसकी ऑरा पकड़ना मुश्किल है। अभी अभी उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डेंजर फील करवाई, लेकिन अगर मान लूं कि उसने अवेकन किया है तो उसे आखिरी 5 कदमों में बहुत दिक्कत हुई। फिर भी
उसकी एक नजर ही डरावनी थी। सिर्फ उस नजर से मुझे लगा जैसे मैं देख लिया गया हूं और मेरी ची भी अनस्टेबल हो गई। यह इंसान मिस्टीरियस है, लेकिन यह थोड़ा नर्वस क्यों लग रहा है? फंक्शन कप नीचे रखता है और सू मिंग को देखता है। फंक्शन मुस्कुराकर कहता है, अब डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन पास है। पूरी लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग फॉग में ढकी हुई है। यह हान माउंटेन की तीनों ट्राइब्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। सभी ट्राइब्स में एंट्री बंद है। उम्मीद है आप समझेंगे। आप मेरे ट्राइब में क्यों आए हैं? फंक्शन के मुंह में एक लीफ फंसी थी जो वो निगल नहीं पाया था। वो फिर से कप उठाता है और अगला घूंट लेते वक्त पत्ता भी निगल जाता है। फंक्शन थोड़ी परेशानी से हंसकर, यह चीज पीने में बड़ी परेशान करती है। फोंगमू की आंटी इसे लेकर आई थी। अगर आपको आदत नहीं है। और फंक्शन अपनी बात अधूरी छोड़ देता है क्योंकि वो देखता है कि सू मिंग कप उठाता है और एक हल्के झटके से कप के पत्तों को स्किलफुली अलग कर देता है। कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ किनारे चिपक जाते हैं। सू मिंग थोड़ी देर कप के साथ खेलता है लेकिन लिक्विड नहीं पीता, बस कप नीचे रख देता है। फंक्शन तुरंत नोटिस करता है कि सू मिंग ने कप को 2 उंगलियों से पकड़ा और हथेली को सेंटर बनाकर घुमाया। उसके एक्शन में एक ग्रेसफुल एयर थी जिससे फंक्शन पलकें झपकता है। उसने यह तरीका अपनी छोटी बहन से देखा था। असल में उसकी बहन ने उसे सिखाया भी था कि यह लिक्विड कैसे पीना है और कप कैसे पकड़ना है, लेकिन फंक्शन को यह झंझट लगा और उसने सीखना नहीं चाहा। लेकिन जब उसने सू मिंग के एक्शंस देखे और याद किया कि खुद ने पत्तों समेत लिक्विड पी लिया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। सू मिंग धीरे से कहता है, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट बनना चाहता हूं। धीरे धीरे सू मिंग का दिल शांत हो जाता है। वो एल्डर की मूवमेंट्स की नकल कर रहा था और उसे लग रहा था जैसे वो उसी वक्त एल्डर बन गया हो। फंक्शन सिर उठाकर मुस्कुराकर पूछता है। ओ, फंक्शन सिर उठाता है और सू मिंग को पोलाइट मुस्कान के साथ देखता है। वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का ट्राइब लीडर था और जितना दिखता था उतना सीधा साधा नहीं था। सू मिंग जानता था कि उसकी चालें इस आदमी के सामने बच्चों का खेल हैं। उसे पता था कि उसमें कमी है, इसलिए उसने सोचा कि कुछ बातें छुपा ले, बाकी ईमानदारी से बोले। सू मिंग शांत स्वर में कहता है, मैं हान माउंटेन की घाटियों में छुपे ग्राउंड्स में जाना चाहता हूं जहां स्काई फ्लूट ब्रांच उगती है। फंक्शन की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू मिंग इतना सीधा बोलेगा। सच तो यह था कि फंक्शन को पहले से ही अंदाजा था कि सू मिंग यहां क्यों आया है। वो सू मिंग की रिक्वेस्ट को तुरंत रिजेक्ट नहीं करता। आखिर यही वो इंसान था जिसने फैंगमू की चोटें ठीक की थीं। दूसरा, यह पहली बार नहीं था जब वो सू मिंग से बात कर रहा था। दोनों पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते थे। वो ब्लेड लौटाने और देने के वक्त भी मिले थे। अगर यह सब न होता तो कोई और अनजान आदमी आकर ऐसी रिक्वेस्ट करता तो फंक्शन उसे जरूर मना कर देता। फंक्शन गंभीरता से पूछता है, मुझे एक रीजन दो। फंक्शन सू मिंग को देखता है और उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। उसने पिछले कुछ सालों में सू मिंग की पहचान की पूरी रिसर्च की थी। आखिर यह इंसान फैंगमू के बहुत करीब था। सिर्फ यह बात ही फंक्शन का ध्यान खींचने के लिए काफी थी। जांच के नतीजे काफी पहले आ चुके थे और फैंगमू के डिस्क्रिप्शन और फंक्शन की अपनी समझ से उसे 9 में से 10 सर्टेनिटी थी कि यह मिस्टीरियस मोसू हान माउंटेन के आसपास का नहीं है। वो कहीं और से आया है और यहां के बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसे हान माउंटेन सिटी के सीक्रेट्स के बारे में भी कम ही पता होगा। सबसे जरूरी बात, इस इंसान में कोई बुरी मंशा नहीं दिखती थी। यह फैसला 1-2 दिन की ऑब्जर्वेशन से नहीं, बल्कि पिछले 4 सालों में सू मिंग के इनकॉन्स्पिक्यूअस एटीट्यूड और बिहेवियर से फैंगमू और फंक्शन दोनों को जो फीलिंग मिली थी उससे आया था। उसकी मिस्टीरियस पावर, दोस्ताना एटीट्यूड, स्टेटस और बैकग्राउंड, जिनका हान माउंटेन से कोई लेना देना नहीं था, ये सब फंक्शन को सू मिंग के बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर करते थे। इसी वजह से उसने सू मिंग को खुद को मनाने का मौका दिया। सू मिंग शांत स्वर में कहता है, मैंने फंगमू से कहा था कि मैं उसकी इंजरीज को ठीक करने में 7th चांस श्योर हूं, जो मैं मेडिसिनल कंकॉक्शन बना रहा हूं उससे। यह मेडिसिनल कंकॉक्शन मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसका एक असर यह होगा कि मैं फैंगमू की चोटें पूरी तरह ठीक कर सकता हूं। अभी मुझे इस मेडिसिनल कंकॉक्शन को बनाने के लिए स्काई फ्लूट ब्रांच चाहिए। सच कहूं तो मैंने फंगमू को यह हर्ब ढूंढने के लिए इसलिए कहा था ताकि मुझे फ्यूचर में फिर से कंकॉक्शन बनाते वक्त यह हर्ब ढूंढनी न पड़े। अगर हान माउंटेन सिटी के हिडन ग्राउंड्स में स्काई फ्लूट ब्रांच है तो वहां और भी हर्ब्स होने की संभावना है। अगर मुझे और हर्ब्स मिल जाए तो मेरे लिए फ्यूचर में मेडिसिनल कंकॉक्शन बनाना आसान होगा। सू मिंग ने फंगमू की चोटें ठीक करने के असर पर जोर नहीं दिया। अगर वो ऐसा करता तो सामने वाले को लगता कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है और वो सू मिंग को पसंद नहीं करता। इससे सू मिंग को कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय उसने कंकॉक्शन के अपने लिए फायदों पर जोर दिया
और अपनी कुछ सोच भी सटली सामने रखी जिससे सामने वाला सोचे। फांगशेन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अचानक बोलता है। फांगशेन गंभीरता से पूछता है, हान माउंटेन के हिडन ग्राउंड्स में खतरा है, तुम कौन सी बजरकर आर्ट प्रैक्टिस करते हो? सूमिंग आंखें सिकोड़कर शांत स्वर में जवाब देता है, किलिंग की बर्जर्कर आर्ट। फंक्शन आगे पूछता है, मेरे बेटे को किस तरह की चोट लगी है? सूमिंग शांत स्वर में बताता है, ऐसी चोट जो इल्यूजनरी स्पिरिट से लगी है, जो किसी पावरफुल बर्जर्कर के बर्जर्कर मार्क से बनी है, और वो बर्जर्कर कम से कम अवेकनिंग रेल्म के मिडिल स्टेज का है। जब सूमिंग ने पहले फंगमू की चोट देखी थी तो उसने फाइन कंट्रोल से यह पता लगाया था, इसलिए उसे यकीन था कि स्पिरिट प्लंडर से यह चोट ठीक हो सकती है। पहले उसे पूरी सर्टेनिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ी और उसने ज्यादा सोचा, उसे साफ जवाब मिल गया। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने किस तरह अवेकनिंग रियल्म के मिडिल स्टेज वाले बर्जर्कर को प्रोवोक किया और क्यों, इसमें सूमिंग की ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फैंगशन आगे पूछता है, अगर तुम हिडन ग्राउंड्स में गए और हर्ब्स मिले तो मुंह की चोटें ठीक करने में कितने % श्योर हो? अगर न मिले तो कितने चांस हैं? सूमिंग थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है, अगर हर्ब्स मिल गए तो सिचुएशन के हिसाब से लेकिन 8 से ज्यादा चांस है। अगर न मिले तो फिर भी 7th चांस है। फंक्शन दोस्ताना स्वर में कहता है, ब्रदर मो, जब तक आप ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में हैं यहीं रुकिए, मुझे इस बारे में सोचना होगा। फंक्शन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उठकर सूमिंग की तरफ हाथ जोड़कर झुकता है। सूमिंग भी झुककर ग्रीटिंग लौटाता है और टावर से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही एक औरत टावर की पहली मंजिल से नीचे आती है। फंक्शन पीछे मुड़कर औरत से पूछता है, चंगलान, तुम इस इंसान के बारे में क्या सोचती हो? औरत वहीं बैठ जाती है जहां अभी अभी सूमिंग बैठा था। वो एक औरत थी जिसने पर्पल रोब्स पहनी थी। उसके नन्हे नन्हे फीचर्स थे जिससे वो काफी प्यारी लग रही थी। वो लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी उसे आकर्षक बना रही थी। वो बहुत गोरी थी, उसकी स्किन ऐसी लग रही थी जैसे उस पर हवा भी चले तो फट जाएगी। उसकी आंखें बंद थीं। वो सूमिंग की सीट पर बैठी थी। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं और जब वो फड़फड़ाती थीं तो उसकी पूरी मौजूदगी हान फेइजी से अलग वाइब देती थी। उसका डिमीनर हान फेइजी की ठंडी एटीट्यूड और बाइलिंग की वाइल्ड ब्यूटी से बिल्कुल अलग था। वो लोगों को शांति का एहसास देती थी, जैसे किसी घाटी में खिला ऑर्किड हो। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, जिससे उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अब जब वो वहां बैठी थी तो ऐसा लगता था जैसे वो टावर का हिस्सा बन गई हो। फांगशन अपनी बहन को दुलार भरी नजरों से देखता है। ये उसकी अकेली छोटी बहन थी। जब वो छोटी थी तो ट्राइब ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी पावर भी ज्यादा नहीं थी। उसका शांत स्वभाव भी वजह था कि लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये नाजुक दिखने वाली औरत 10 साल पहले सिर्फ ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म के 7वें लेवल पर हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करेगी, और यह वजह सिर्फ फंक्शन जानता था। हान माउंटेन सिटी की तीनों ट्राइब्स के लिए चेन्स ऑफ हैन माउंटेन आउटसाइडर्स के लिए बनी थी। ट्राइब के लोग आमतौर पर यह चैलेंज नहीं लेते थे। हर बार जब फ्रीजिंग स्काई क्लैन डिसाइपल्स चुनती थी तो तीनों ट्राइब्स के प्रोडिजीज को चुनती थी। भले ही सैकड़ों साल में तीनों ट्राइब्स से 10 से भी कम लोग चुने गए हों, फिर भी उम्मीद थी। लेकिन अगर कोई चुना नहीं गया और फिर भी फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाना चाहता था तो उसे आउटसाइडर की तरह चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज करके ही एंट्री मिलती थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, यहां तक कि फांगशन ने भी नहीं, कि उसकी छोटी बहन फोंग चंगलान सिर्फ 7वें लेवल पर ही चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज करेगी। 10 साल पहले जो हुआ वो अक्सर फांगशन के दिमाग में आता था। ये वही औरत थी जिसे किसी ने खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन उसने किसी अनजाने तरीके से छठी चेन तक पहुंचकर फ्रीजिंग स्काई क्लैन की डिसाइपल बनने का हक हासिल कर लिया था, वो भी गजब की डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस के साथ। फांगशन अपनी छोटी बहन को देखता है। वो जानता है कि वो भले ही नाजुक दिखती हो, लेकिन उसमें गजब की हिम्मत है जो फैंगशन में नहीं थी। उसमें चेन्स ऑफ हान माउंटेन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी। चंगलान धीरे से आंखें खोलकर कहती है, अभी के लिए उसने ट्रांसेंड नहीं किया है। फंक्शन भौहें चढ़ाकर पूछता है, अभी के लिए? कंगलान शांत स्वर में बोलती है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा। वो सच में मुंह की चोटें ठीक कर सकता है। चंगलान अपना हाथ उठाती है और वो कप उठाती है जो पहले सूमिंग ने पकड़ा था। उसकी आवाज शांत है। फैंगशन धीमे स्वर में हैरानी से बोलता है, मुझे इस पर शक था। उसकी मेडिसिनल कंकॉक्शन ऐसी चोटें कैसे ठीक कर सकती है जो तुम भी नहीं कर पाई? चंगलान सिर झुका लेती है और उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। वो आंखें बंद कर लेती है। फैंगशन फौरन सफाई देते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे तुम। चंगलान धीरे से बोलती है, भाई
ये मेरी गलती है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, यहां अजीब अजीब ताकतों वाले लोग मिलते हैं। ये मोसू झूठा नहीं लग रहा। मैं यहां उसकी जगह बैठकर उसकी कुछ सोच महसूस कर सकती हूं। इलाज के बारे में वो झूठ नहीं बोल रहा। संगलान आंखें खोलती हैं और फिर से शांत हो जाती है। वो फेंगशन को देखती है और धीरे से कहती है, इस आदमी की बैकग्राउंड मिस्टीरियस है। जिस तरह उसने पत्तों से बनी चाय पी, वो भले ही आसान लगे, लेकिन सच में मुझे भी ये फ्रीजिंग स्काई क्लैन में जाने के बाद ही पता चला था। उसके एक्शंस थोड़े सख्त थे, लेकिन सही थे। उसने जरूर पहले किसी को ऐसा करते देखा है, और साउथ मॉर्निंग में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अगर मेरे मास्टर की मेहरबानी ना होती, जिन्होंने मुझे ये बार बार बनाने को कहा, तो मैं भी ये तरीका नहीं सीख पाती। फंक्शन सोच में पड़ जाता है। सॉन्गलान कप रखते हुए हैरानी से बड़बड़ाती है। वो शायद ट्रांसेंड न हुआ हो, लेकिन मुझे उससे एक ऐसे बर्जरकर से भी ज्यादा ताकतवर वाइब आ रही है जो ट्रांसेंडेंस रेल्म के शुरुआती लेवल पर है। उसमें ट्रांसेंडेंस रेल्म के ताकतवर बर्जरकर्स की रिजेंटमेंट है। शायद उसने ऐसे लोगों को मारा है, और सिर्फ एक को नहीं। फंक्शन ये सुनकर स्टंट रह जाता है और अचानक चंगलान की ओर देखता है। अगर ये उसकी छोटी बहन ना होती और उसकी बर्जरकर आर्ट पर भरोसा ना होता, तो वो कभी यकीन न करता। फंक्शन हैरानी से, कहा उसने एक से ज्यादा ट्रांसेंडेंस रेल्म वाले बर्जरकर्स को मारा? चंगलान अपनी आंखें बंद करती है और दाहिना हाथ अपने माथे के बीच रखती है। उसकी फिगर धीरे धीरे फंक्शन की आंखों के सामने फीकी पड़ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से सामान्य हो जाती है। कंगलान आंखें खोलती हैं। उसके चेहरे पर थकान की हल्की सी झलक है। कंगलान धीरे से बताती है, उस पर 2 ट्रांसेंडेड मौतों की ऑरा है। एक करीब 50 साल पुरानी है। वो ऑरा कमजोर है, लेकिन अभी भी गायब नहीं हुई। अजीब बात यह है कि मुझे 2 रीडिंग्स मिल रही हैं, एक 50 साल पुरानी, दूसरी 4 साल पुरानी। मैं फर्क नहीं कर पा रही। दूसरी ऑरा ज्यादा साफ है। वो करीब 1 साल पुरानी है, लेकिन वो भी बहुत हल्की है। चंगलान के चेहरे पर अनसर्टेनिटी है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा। फैंगशन का चेहरा और गंभीर हो जाता है। वो अपनी छोटी बहन की बर्जरकर आर्ट को जानता है। ये आर्ट फ्रीजिंग स्काई क्लैन की 3 महान बर्जरकर आर्ट्स में से एक मानी जाती है। अगर कैंगलान में ये आर्ट सीखने की काबिलियत न होती और उसके मास्टर ने उसे दया में न सिखाया होता, तो उसके लिए ये आर्ट पाना मुश्किल था। फैंगशन को चैंगलान के मास्टर की याद आती है तो उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाता है। चैंगलान धीरे से हिचकिचाते हुए बोलती है, इसीलिए मैं पक्की नहीं हूं। हो सकता है वो पहले ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंच चुका हो, लेकिन किसी एक्सीडेंट के कारण उसका कल्टीवेशन लेवल गिर गया हो। इसलिए मुझे उससे एक मडल्ड फीलिंग आ रही है। फंक्शन गंभीरता से बोलता है, अगर ऐसा है तो ये आदमी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। ऐसे में मुझे सोच समझकर फैसला लेना होगा कि उसे ज्वाइन करने दूं या नहीं। कंगलान, तुम पहले जाकर आराम करो, मुझे एल्डर से इस बारे में बात करनी है। फंक्शन इतना कहकर टावर से बाहर जाने लगता है। चंगलान धीरे से जाते जाते बोलती है, भाई इस बार फ्रीजिंग स्काई क्लैन ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से कोई डिसाइपल नहीं चुनेगा, पुसियंग ट्राइब से भी नहीं। वो सिर्फ एक ही इंसान को ले जाएंगे, यनफेई लेक ऑफ कलर्स ट्राइब से। ये पहले ही तय हो चुका है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन अगली बार जब डिसाइपल्स लिए जाएंगे, मैं मूअर के लिए जगह रिजर्व कर दूंगी। जहां तक मोसू की बात है, मेरा सुझाव है कि आप उसे अंदर जाने दें, लेकिन कोई उसे मॉनिटर करे। अगर वो सच में मूअर को ठीक कर सका, तो वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का असली गेस्ट बन सकता है। कंगलान अपने माथे के बीच हल्के से छूती है। फंक्शन सिर हिलाता है, फिर मुड़कर टावर से बाहर चला जाता है। अब टावर में सिर्फ कंगलान रह जाती है। वो चुपचाप पत्थर की कुर्सी पर बैठी है, जैसे उठकर जाने वाली हो, लेकिन थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद फिर से बैठ जाती है। अपने दाहिने हाथ के झटके से उसकी हथेली में 3 सफेद बीस्ट बोन्स आ जाती हैं। तीनों बीस्ट बोन्स पर असंख्य शब्द खुदे हुए थे, इतने घने कि पढ़े नहीं जा सकते थे। उन शब्दों से डार्क लाइट निकल रही थी और एक पुरानी प्रेजेंस आ रही थी। साफ था कि यह कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। कंगलान सोचती है, आखिर ये मोसू आया कहां से? मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी सेजिस जेनेसिस बर्जरकर आर्ट 7वें लेवल तक पहुंच गई है, जो फ्रीजिंग स्काई क्लैन में रेयर है। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं साफ नहीं देख पा रही, और वो भी मोसू पर। कोई इंसान एक ही समय पर 2 अलग अलग, बस एक ही एक्सप्लेनेशन है। इस इंसान की यादों में पहले ट्रांसेंडेंस रेल्म तक पहुंचे बर्जरकर की मौत को सिर्फ 4 साल हुए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह पहली बार है जब ऐसा हुआ है। चंगलान थोड़ी देर सोचती है, फिर अपनी उंगली काटती है और तीनों बीस्ट बोन्स पर अपना खून लगाती है। तीनों बीस्ट बोन्स तुरंत खून सोख लेते हैं। उनके चारों ओर की डार्क लाइट और तेज हो जाती है, जिससे पूरा टावर उसमें डूब जाता है। चंगलान का चेहरा भी उस डार्क लाइट में चमकने लगता है।
चैंगलान सोचती है, अगर मैं इसका सच जान सकी तो शायद मुझे भी एनलाइटनमेंट मिले। मास्टर ने जो 3 वेसल्स ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स दिए हैं, वो भी अगर इसे साफ नहीं कर पाए तो और कुछ नहीं कर सकता। कैंगलान की आंखों में चमक आ जाती है और वो धीमे स्वर में कुछ जटिल शब्द बड़बड़ाती है। ये शब्द कड़े थे और समझना मुश्किल था। कोई भी सुनता तो हैरान रह जाता और ज्यादा देर सुनता तो कंफ्यूज्ड हो जाता। समय बीतता जाता है। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त बीतने के बाद कंगलान की आंखों में हल्की रोशनी चमकने लगती है। तीनों बीस्ट बोन्स उसके सामने अचानक हवा में घूमने लगती हैं और तेजी से कंगलान के माथे के बीच घूमती हैं। धीरे धीरे वो आंखें बंद कर लेती है और उसकी फिगर जल्दी से फीकी पड़ने लगती है, जैसे वो टावर में गायब हो गई हो। जहां वो बैठी थी वहां बड़ी स्पेस डिस्टॉर्शन आ जाती है, लेकिन ये हालात सिर्फ 3 सांसों के लिए रहते हैं और तुरंत ही एक बड़ा बदलाव आ जाता है। कंगलान डरी और हैरान होकर बड़बड़ाती है, ये 50 साल नहीं है। चांगलान की फिगर तुरंत फीकी पड़ने से वापस आ जाती है और उसके आमतौर पर शांत चेहरे पर डर की झलक आ जाती है। उस डर में हैरानी और यकीन न होने का भाव भी था। कंगलान हैरान होकर बोलती है, ये 50 साल नहीं है। ये चांगलान के माथे के सामने तीनों बोन्स तेज आवाज के साथ टूट जाती हैं, जैसे कोई अनजानी ताकत आई और कंगलान की क्रिया को रोक दिया। जैसे ही तीनों बोन्स टूटती हैं, दबा हुआ धमाका गूंजता है और टावर के अंदर की सारी पत्थर की चीजें धूल में बदल जाती हैं। उसी वक्त पूरा टावर कराह उठता है और इंच इंच टूटकर राख बन जाता है। कंगलान खून की उल्टी करती है और लड़खड़ाकर पीछे हटती है। उसका नन्हा सा चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। इस अचानक बदलाव से पूरा ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब चौंक जाता है। सबकी नजरें टावर की ओर जाती हैं और वो देखते हैं कि कुछ लंबी आर्क्स हवा में दौड़ती हैं। कुछ आर्क्स तो दूर की पहाड़ियों से भी आती हैं। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का ट्राइब लीडर सबसे पहले पहुंचता है। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जिसने नीला चोगा पहना था। बूढ़े आदमी की आंखें इतनी तेज थीं कि जो भी देखता सिर झुका लेता, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करता। फंक्शन घबराकर पास आकर पूछता है, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी उल्टा भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखता है, फिर अचानक चेहरा गंभीर हो जाता है। बूढ़ा आदमी गंभीरता से पूछता है, यहां कोई इनडिस्क्राइबेबल प्रेजेंस है? हन चंगजी, यहां क्या हुआ? चंगलन टावर के मलबे के बीच खड़ी होकर धीरे धीरे आंखें बंद कर लेती है। काफी देर बाद ही वो आंखें खोलती है और उसकी आंखों में होश लौट आता है। वो चारों ओर देखती है। टावर पहले पहाड़ का हिस्सा था, अब वो बर्बाद हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ में एक बड़ा गड्ढा हो गया हो। पहाड़ के किनारों पर दरारें आ गई थीं, जैसे अब वो पहाड़ स्थिर नहीं रहा। उसका दिल कांप जाता है। वो थोड़ी देर चुप रहती है और दूर नजरें घुमाती है। वहां उसे भीड़ में फैंग मू के साथ मोसू दिखता है। साफ था कि अभी अभी हुए बड़े बदलाव ने उसका ध्यान खींचा था। सांगलान धीरे से थकी हुई आवाज में बोलती है, कुछ नहीं, मैंने बस कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। भाई, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज उसे ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट बनने दो। सांगलान को एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बल्कि सीधा रिक्वेस्ट करती है। इतना कहकर वो नीले चोगे वाले बूढ़े आदमी को देखे बिना ही मुड़कर दूर खड़े सुमिंग के पास चली जाती है। थकी सी चाल में फंक्शन स्टंड रह जाता है। यह पहली बार था जब उसने सांगलान को ऐसे टोन में बोलते सुना। वो चुप हो जाता है, फिर अपने पास खड़े हैरान बूढ़े आदमी से धीरे से कुछ शब्द कहता है। सुमिंग दूर खड़ा था। वो बस फैंग मू के साथ ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में अपने अस्थायी कमरे की ओर जाने ही वाला था कि अचानक टावर की तरफ से आई तेज गूंज ने उसका ध्यान खींच लिया। जब उसने ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लोगों को हैरान चेहरों के साथ भागते देखा और फैंग मू को भी बेचैनी और घबराहट में वापस भागते देखा, तो सुमिंग भी उनके साथ वापस गया। उसने देखा कि टावर राख में बदल चुका था और उस मलबे के बीच में वही औरत खड़ी थी। वो उसे जटिल नजरों से देख रही थी, फिर उसकी ओर चलने लगी। सुमिंग के चेहरे पर ब्लैक मास्क था। बाकी सभी लोग सिर्फ उसकी आंखों को मास्क के छेद से चमकते हुए देख सकते थे, उसका एक्सप्रेशन नहीं। जैसे ही चेंगलान पास आई, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के लोग जो सुमिंग के आसपास खड़े थे, उन्होंने उसे आदर से ग्रीट किया। सुमिंग की नजरें शांत थीं जब वो अपने सामने खड़ी छोटी और प्यारी औरत को देखता है। वो बहुत खूबसूरत थी और उसके चेहरे पर समय का कोई असर नहीं दिख रहा था, जिससे उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फंग मू आदर से जल्दी से कहता है, आंटी। संगलान ने जैसे सुना ही नहीं। वो सुमिंग को जटिल नजरों से देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन साथ ही नहीं भी। उस अजीब एक्सप्रेशन से सुमिंग सतर्क हो जाता है। काफी देर बाद सांगलान धीमे स्वर में बोलती है, ब्रदर मो, क्या आप मुझे अपना असली नाम बता सकते हैं?
सुमिंग की भौहों पर हल्की सिलवट आ जाती है। वो कुछ नहीं बोलता। चैंगलान धीरे से बोलती है, अगर कभी आपको कुछ याद आए तो आप मुझे फ्रीजिंग स्काई क्लैन में ढूंढ सकते हैं। चैंगलान सिर झुका लेती है और सुमिंग की ओर थोड़ा झुककर प्रणाम करती है। वो एक बार फिर उसे गहरी नजर से देखती है, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई जटिलता नहीं, सिर्फ दया थी। वो मुड़कर चली जाती है। सुमिंग भौहें चढ़ाकर मन में सोचता है, इसका क्या मतलब है? सुमिंग अब भी सोच में था। औरत की अजीब बातों ने उसे उलझन में डाल दिया था और किसी अनजानी वजह से उसके दिल में खालीपन सा महसूस हुआ। चैंगलान पीछे मुड़कर नहीं देखती, दूर चली जाती है। वो सुमिंग के सवाल का जवाब नहीं देती। शायद वो खुद भी उलझन में है। फंग मू संकोच के बाद धीरे से कहता है, सीनियर मो, वो मेरी आंटी हैं, फांग चैंगलान। 10 साल पहले उन्होंने चेन्स ऑफ हान माउंटेन को सफलतापूर्वक पार किया था और फ्रीजिंग स्काई क्लैन की डिसाइपल बन गई थी। सुमिंग सिर हिलाता है। वो जहां कॉन्गलन गायब हुई थी उस जगह को देखता है और उसके मास्क के नीचे छुपे चेहरे पर उलझन भरा भाव आ जाता है। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब बहुत बड़ी थी। भले ही सुमिंग सिर्फ इस खास समिट पर था, उसे फिर भी ट्रैंक्विल ईस्ट की विशालता महसूस हो रही थी। फांगमू ने पहले सोचा था कि वो सुमिंग को ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से परिचित कराएगा, लेकिन चांगलान की वजह से सुमिंग के दिल में अजीब सी बेचैनी आ गई थी। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और चुपचाप अकेला रहना चाहा। फंगमू जानता था कि सुमिंग अजीब है और उसे अकेलापन पसंद है। उसने लोगों से खाना और फल भिजवा दिए, फिर आदर से विदा लेकर चला गया। कमरा बड़ा नहीं था। चूंकि ट्राइब पहाड़ पर बसा था, इसलिए वहां नमी नहीं थी। कभी कभी तेज हवा चलती थी, जिससे ताजगी महसूस होती थी, लेकिन सुमिंग इन सबसे बेपरवाह पत्थर के बिस्तर पर बैठा था। उसके दिमाग में बार बार कॉन्गलान की दया भरी नजरें आ रही थीं। उस नजर ने उसे उलझन में डाल दिया था और साथ ही बेचैनी भी बढ़ा दी थी। वो अपनी बेचैनी काबू नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि कैंगलान ने उससे सब कुछ नहीं बताया। सुमिंग मन में सोचता है, जब मैं फैंगशन के साथ टावर में था, वो औरत भी वहां होनी चाहिए थी। मेरे निकलते ही कुछ हुआ जिससे टावर गिर गया। औरत भी घायल हो गई। उसका एक्सप्रेशन झूठा नहीं लग रहा था और उसकी स्टेटस को देखते हुए उसे मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आखिर उसका मतलब क्या था? अगर कभी मुझे कुछ याद आए तो मैं फ्रीजिंग स्काई क्लैन में उसे ढूंढ सकता हूं। मुझे क्या याद आएगा? सुमिंग चाहे जितना सोच ले, समझ नहीं पाता। उसकी आंखों में चमक थी और वो गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ याद आए। अगर उल्टा सोचूं तो इसका मतलब मैंने कुछ भुला दिया है, इसलिए उसने याद करने की बात की। लेकिन मैंने क्या भुला दिया है? वो आंखें बंद कर लेता है। उसका मूड उस औरत की बातों से नहीं बिगड़ना चाहिए था, लेकिन खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उस एक वाक्य और दया भरी नजर से वो इतना बेचैन क्यों हो गया, जैसे वो जोर से चिल्लाना चाहता हो लेकिन आवाज ही ना निकले। सुमिंग आंखें बंद करके हर वो बात याद करता है जो उसे याद थी, बचपन की हल्की धुंधली यादों से लेकर अब तक की। काफी देर बाद वो आंखें खोलता है। बस झूठ ही झूठ। सुमिंग ठंडी हंसी हंसता है। वो अब भी बेचैन था, लेकिन खुद को समझाता है कि अब और मत सोचो, और धीरे धीरे ध्यान में डूब जाता है ताकि मन शांत हो सके। समय बीतता है और जल्दी ही रात हो जाती है। बाहर फॉग की वजह से ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब अब उतनी हलचल वाली नहीं थी जितनी आमतौर पर रात में होती थी। अब वहां शांति थी। इस रात सुमिंग ने कई बार ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी सुबह होने से ठीक पहले उसका मन शांत हुआ और चैंगलान की बातों से आई बेचैनी दूर हुई। लेकिन फिर भी उस दिन की बात उसके दिल में बीज की तरह दबी रह गई। दूसरे दिन सुबह में सूरज की रोशनी आनी चाहिए थी, लेकिन घनी फॉग ने उसे छुपा लिया, जिससे जमीन पर अंधेरा छा गया। फिर भी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के समिट की खास जगह की वजह से अगर कोई पहाड़ पर हो और बहुत दूर न देखे तो सब साफ दिखता था। सुबह होते ही फैंग मू आया। वो अपने पिता की तरफ से एक खबर लाया था। सुमिंग को ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट बनने की इजाजत मिल गई थी और उसे ट्रैंक्विल ईस्ट के सभी मेहमानों को मिलने वाले फायदे मिलेंगे। साथ ही वो हान माउंटेन की टनल में जाने वाले ग्रुप में भी शामिल होगा। फंग मू धीरे से चिंता भरे स्वर में बोलता है, सीनियर मो, आपको सच में हान माउंटेन की टनल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है वहां बहुत खतरा है। तीनों ट्राइब से बहुत कम लोग अंदर जाते हैं, ज्यादातर तो गेस्ट ही होते हैं। अंदर अक्सर जान की बाजी लगानी पड़ती है। तीनों ट्राइब्स भले ही बाहर से मिलजुल कर दिखें, लेकिन असल में बहुत चालें चलते हैं, खासकर हान माउंटेन के हिडन ग्राउंड्स में। फंग मू सुमिंग को ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है, जहां उसके पिता और ट्राइब के दूसरे लीडर अगली टीम को हान माउंटेन के हिडन ग्राउंड्स में भेजने के लिए तैयार थे। फंग मू चलते चलते धीमे स्वर में बोलता है, हर बार जब डे ऑफ इटर्नल क्रिएशन की फॉग आती है
और हान माउंटेन की टनल खुलती है, बहुत लोग मर जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आपको कौन कौन सी हर्ब्स चाहिए? मैं अपने पिता से कहूंगा कि लोग उन्हें आपके लिए लाएं। फंग मू सुमिंग को पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। उसका स्वर लगातार धीमा रहता है। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। भले यह चिंता खुद से जुड़ी थी, लेकिन फिर भी कीमती थी। सुमिंग की आंखों में नरम भाव आ जाता है। यह लड़का पिछले 4 सालों में सुमिंग को अच्छा लगने लगा था। सुमिंग मुस्कुराकर नरम स्वर में बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अंदर जाऊंगा तो बहुत ध्यान रखूंगा। सुमिंग की आवाज अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। वो हाथ उठाकर फांगमू के सिर पर हल्की थपकी देता है, जैसे एल्डर बचपन में उसके सिर पर देता था। फांगमू सुमिंग के इस व्यवहार से हैरान रह जाता है। साफ था कि सुमिंग की सालों की बेरुखी और अलग थलग रहने की आदत का उस पर गहरा असर था, जिससे वो ऐसे व्यवहार का आदी नहीं था। जब उसने सुमिंग का जवाब सुना तो जल्दी ही सब भूलकर हल्की सांस छोड़ता है। फांगमू धीरे से बोलता है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं और नहीं समझाऊंगा, लेकिन सीनियर, आपको बाकी 2 ट्राइब्स के गेस्ट से सावधान रहना होगा। हान माउंटेन की टनल में कोई भी कमजोर नहीं होता। बात करते हुए फेंगमू अपने कपड़ों के अंदर से बैम्बू स्लिप्स का एक स्क्रोल निकालकर सुमिंग को देता है। फेंगमू बोलता है, सीनियर, आपने मेरी चोटें सालों से ठीक की हैं। आपके लिए हर्ब्स ढूंढने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सका। इन बैम्बू स्लिप्स में लेक ऑफ कलर्स और पुकियांग के गेस्ट्स की जानकारी है। उम्मीद है ये आपके काम आएगी। सुमिंग ये सुनकर बैम्बू स्लिप्स लेता है। खोलकर देखता है तो बहुत सारी लिखावट और कुछ पोर्ट्रेट्स भी हैं। कुछ लकड़ी के टुकड़े भी बैम्बू स्लिप्स पर थे, जिससे पता चलता है कि ये हाल ही में बनाए गए हैं। फेंगमू आगे बताता है, साथ ही ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से हान माउंटेन की टनल में जाने वाले हर गेस्ट को एक नकली बजकर वेसल चुनने का हक है। मेरे पिता ने कहा है कि जब आप वेसल चुने तो विप चुनना याद रखना। फेंगमू जल्दी ही सुमिंग को ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। उसका धीमा स्वर बिना रुके चलता रहता है। यहां की जमीन सपाट थी, जैसे ऊपर का हिस्सा काट दिया गया हो। इलाके में फॉग घनी थी, लेकिन बीच में 9 फिगर क्रॉस लेग्ड बैठे थे। उनमें से 7 लोग बीच में बैठे 2 लोगों को घेरे हुए थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी ची की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। सुमिंग को वहां पहुंचाकर फेंगमू कुछ कदम पीछे हट जाता है और दूर खड़ा हो जाता है। ट्राइब की स्टेटस को लेकर इतनी सख्ती थी कि भले वो ट्राइब लीडर का बेटा हो, ऐसे मौके पर और पास नहीं जा सकता था। सुमिंग कलेक्टेड दिखता है, 9 लोगों की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, उसकी आंखों में एक गंभीरता आ जाती है। यहां के सारे 9 लोग ताकतवर बर्जकर्स थे, खासकर 7 लोगों के घेरे के बीच में बैठा बूढ़ा आदमी। उसने नीला चोगा पहन रखा था और उसके बाल सफेद थे। भले ही उसकी आंखें बंद थीं, उसकी प्रेजेंस इतनी ताकतवर थी जैसे कोई ड्रैगन या टाइगर हो, जिससे सुमिंग का दिल तुरंत तेज धड़कने लगता है। बूढ़े आदमी के बाईं ओर ट्रैंक्विल ईस्ट का ट्राइब लीडर था। वो आदमी जो लोहे के टावर जैसा दिखता था, सुमिंग को चमकती आंखों से देखता है और मुस्कुराता है। बूढ़े आदमी के दाईं ओर एक और मजबूत दिखने वाला आदमी था, लेकिन वो लंबाई में ज्यादा नहीं था। भले ही वो बैठा था, फिर भी फांगशेन से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस शुएन लुन से कम नहीं थी। साफ था कि वो ट्रांसेंडेंस रेलम तक पहुंच चुका था। सुमिंग अपनी नजरें पूरे ग्रुप पर घुमाता है। 7 लोगों के घेरे में बूढ़े और थोड़े छोटे आदमी के अलावा एक और आदमी था जो ट्रांसेंडेंस रेलम तक पहुंच चुका था। यह भी बूढ़ा था, काले चोगे में, और पीठ सुमिंग की ओर थी। सुमिंग मन में सोचता है, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब कमाल है। जितना मैं देख पा रहा हूं, यहां पहले से ही 3 लोग ट्रांसेंडेंस रेल में हैं। वो नीले चोगे वाला बूढ़ा तो श्वेनलुन से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। बाकी लोगों की ची भी जबरदस्त है। सबके पास शायद 800 से ज्यादा ब्लड वेन्स हैं। साथ ही ये ट्रैंक्विल ईस्ट की पूरी ताकत नहीं हो सकती। क्या बीच के 2 लोग वही गेस्ट्स हैं जो मेरे साथ हान माउंटेन की टनल में जाएंगे? सुमिंग बिना पलक झपकाए पास जाकर रुक जाता है। अजनबी ठंडी आवाज में धीरे से बोलता है, तुम मोसू हो? यह बोलने वाला वो मिडिल एज्ड आदमी था जिसने लाल चोगा पहन रखा था और वो ट्रांसेंडेंस रेलम वाले छोटे आदमी के पास बैठा था। उसके चेहरे पर ठंडापन था। भले ही उनके बीच में फॉग थी, उसकी आवाज की ठंड सुमिंग तक पहुंच रही थी। सुमिंग शांत स्वर में जवाब देता है, हां। मिडिल एज्ड आदमी हंसकर ताना मारते हुए कहता है, तो तुम वही हो जो गेस्ट बनना चाहता था और ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में आधे रास्ते में शामिल हुआ, जिसने हान माउंटेन की टनल में जाने की वो बेहूदी रिक्वेस्ट की। भले ही ट्राइब लीडर ने मान लिया हो, कोई भी यूं ही अचानक आ जाए तो जरूर उसके इरादे गलत होंगे। ऊपर से ये मास्क भी पहना है, क्या मजाक है। जब तक ये अपनी काबिलियत साबित नहीं करता, मैं इसे मंजूरी नहीं दूंगा। मिडिल एज्ड आदमी ठंडी हंसी हंसता है। सुमिंग पर एक नजर डालने के बाद वो उसे नजरअंदाज कर देता है
और ट्रैंक्विल ईस्ट के ट्राइब लीडर की ओर देखने लगता है। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ, या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।